हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करने वाले हैं साइंस का पोर्शन। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने फिजिक्स, वो ये आपका हिस्ट्री और पॉलिटी, इसको कंप्लीट कर दिया है। जाकर वहां पर देख लीजिए। यहाँ पर इस बुक को मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका आरओ का पेपर होता है, ये कंपेयर टू अगर पीसीएस करेंगे तो ये थोड़ा सा आपका ये जो पेपर होता है, ये फैक्ट बेस होता है। और इस 70+ जो आपकी बुक आई है, इसमें आपको फैक्ट ही मिलेंगे, थ्योरी ज्यादा नहीं मिलेगी। इसमें आप बुक देखेंगे, इसमें फैक्ट ही मिलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इस बुक को खत्म कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतने फैक्ट हैं कि इन फैक्ट से बहुत से सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है और प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पूरी तरह से आज साइंस कंप्लीट कर देते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी जिनको देखना होगा वो भी पढ़ा है, जाकर देख लीजिए। 2 से 3 दिन में हम पूरी तरह से इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपको रिवीजन का समय मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मतलब यहाँ से शुरू करते हैं और पूरी तरह से इसको हम खत्म करते हैं। देखते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक कौन होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल मात्रक होते हैं। अब इन 7 मूल मात्रक में क्या एसआई मात्रक कौन? इसका एसआई मात्रक और प्रतीक याद रख लेंगे। ठीक है, ऐसे पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन आपको याद रखना होगा क्योंकि ये सिंपल है बहुत ज्यादा। तो लंबाई का मीटर सभी जानते होंगे, द्रव्यमान का किलोग्राम सभी जानते होंगे, समय का सेकंड जानते ही होंगे, विद्युत धारा एम्पियर याद रख लेंगे। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत विभव, ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। हम्म, ताप का होता है केल्विन, तो केल्विन होता है, इसको किस से डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल कहते हैं, इसको मोल से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडला याद रख लेंगे। तो यही तीनों आपको याद करना है, बस सीडी याद रखेंगे बस। ठीक है, चलते हैं, हमने देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। यहाँ पर विशिष्ट नाम और प्रतीकों वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक मात्रक। अब जो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, कई बार बना है, जैसे विद्युत धारिता किससे रिलेटेड बना है, विद्युत चालकता। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे भौतिक राशि और मात्रक का विशिष्ट नाम है। जैसे समतल कोण भौतिक राशि, उसको रेडियन में कहते हैं, उसको रेडियन कहते हैं, उसका विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, इसको रेड से डिनोट करते हैं। घन कोण क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो इसका m² / m², इसका मात्रक होता है। ठीक है, प्रतीक। आवृत्त को हर्ट्ज से, तो याद रख लेंगे आवृत्त को किससे डिनोट करते हैं? हर्ट्ज से। बल क्या होता है? न्यूटन होता है, तो बल को न्यूटन से। दाब और या प्रतिबल पास्कल होता है। देखिए, बल न्यूटन होता है, दाब और प्रतिबल ये पास्कल होता है। दोनों में अंतर समझिएगा, नहीं तो आप उल्टा लगाइएगा। तो दाब और प्रतिबल, तो देखिए जब प्रतिबल आ जाए तो प्रति यहाँ लिखा गया है, देखिए प्रति, और बल यहाँ लिखा गया ना प्रतिबल। तो प्रतिबल मतलब ये पास्कल, पास से ये भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो प्रतिबल उसमें पास्कल हो जाएगा। ऊर्जा हुआ, कार्य हुआ, उष्मा, इसको जूल से भी नोट करते हैं। चाहे ऊर्जा की बात करें, चाहे कार्य की बात करें, और चाहे उष्मा की बात करें, ये क्या होता है? जूल में ही होता है। ठीक है, तो जूल में इसका मतलब। अब देखिए, यह उष्मा की मात्रा है। शक्ति होता है रेडियन, रेडियंट फ्लक्स होता है। ठीक है, जिसको वाट में कहते हैं। शक्ति होता है वाट, मतलब जैसे किसी ऐसे, इसको कैसे याद करेंगे, कैसे? देखिए, जैसे शक्ति होता है तो पावर होता है, तो पावर मतलब शक्ति होता है। कहते हैं वाट ए पावर, मतलब किसी की बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे लाइक ए ग्रेट खली, तो उसको क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? तो वाट ए पावर, तो वाट ए कहते हैं मतलब क्या शक्ति है, क्या पावर है ग्रेट खली की। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो शक्ति, रेडियन फ्लक्स, ये वाट होता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को कूलाम कहते हैं, याद रखेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है? कूलाम होता है। वोल्टता, विद्युत विभवांतर, इसको क्या? बोल्ट होता है इसमें। ठीक है, तो बोल्टता और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद्युत विभवांतर याद रख लेंगे। ये देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो याद कर लेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये यहाँ पर याद रखेंगे, विद्युत विभवांतर अगर पूछे, ठीक है, या बोल्टता पूछे, या विद्युत आवेश पूछे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं। सिंपल वाला नहीं पूछेगा, ये पूछेगा विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? इसका कूलाम होता है। तो आवेश, कूलाम याद रखेंगे, क्या होता है? आवेश और कूलाम। तो आवेश कूलाम होता है। विद्युत विभवांतर क्या होता है?
इसका बोल्ट होता है। तो ये दोनों आप रिकमेंड मैं करता हूँ, ये आप दोनों पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों याद ही रहना चाहिए, आवेश कूलाम विद्युत विभवांतर। विभवांतर कहे तो ये क्या है, बोल्ट होता है। विद्युत धारिता कहे तो इसको फैरेड में बोलते हैं, याद रखेंगे, विद्युत धारिता को फैरेड कहते हैं हम। ठीक है। प्रतिरोध को क्या है, प्रतिरोध आपका जो होता है ओम होता है, रेजिस्टेंस। चालकता क्या होता है, सीमेंस होता है, विद्युत चालकता सीमेंस होता है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में का मात्रक होता है, इसका मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो टेस्ला होता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है। और ये प्रेरक तो क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है। तापमान डिग्री सेल्सियस जानते हैं। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। ठीक है, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। प्रदीप्त घनत्व तो लक्स होता है। इस रेडियो न्यूक्लाइड, रेडियो न्यूक्लाइड को बैकुरल। ठीक है, तो रेडियो न्यूक्लाइड को बैकुलर। तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे, आवेश कूलाम याद रखेंगे, विभवांतर को बोल्ट में याद रखेंगे। विद्युत विभवांतर तो ये वोल्ट में, तो वी से विभवांतर, बी से वोल्ट है, ये याद रखेंगे। विभवांतर वोल्ट। विद्युत धारिता क्या याद रखेंगे, फिर इसी तीनों में आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ये तीनों जो आपका इसी तीनों में याद रखेंगे कंफ्यूज, और किसी में कंफ्यूज नहीं हो, सबका अलग ही है। लेकिन इसी तीनों में कंफ्यूज होंगे कि आवेश को फैरेड लगा देंगे और धारिता को कूलाम लगा देंगे, तो ये मत करिएगा। विद्युत धारिता को फैरेड लगाइएगा, विभवांतर को वोल्ट लगाइएगा, आवेश को कूलाम लगाइएगा। ठीक है, ये सब है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर ये वाला देखते हैं। हाँ, मैं इसका पीडीएफ आपको इसीलिए नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि ये पीडीएफ क्या करेंगे आप खुद ही, जैसे 2 की स्पीड में है, इसको 2 की स्पीड में करके देख लिया करिए। ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा उसको, वो आपके मोबाइल में पड़ा ही रहेगा, देखने का अभी समय बहुत कम है। इसीलिए आप अगर इसको खत्म करना चाहते हैं तो 2 की स्पीड में लगाइए और पूरी खत्म कर दीजिए। सबसे सही यही होता है, आपका तैयार भी हो जाएगा बहुत जल्दी, आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आवेशित विकिरण की मात्रा, इसको ग्रे कहते हैं। विकिरण मात्रा सीवर्ट होता है। ठीक है, विकिरण मात्रा का डोज इसको सीवर्ट होता है। उत्प्रेरक सक्रियता कैटल, ये याद रखें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एसआई मूल मात्रों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक, ये यहाँ पर। यहाँ क्या है? क्षेत्रफल एरिया देख रहा है, एम स्क्वायर होता है। आयतन वॉल्यूम एम क्यूब होता है। तो एरिया जब पूछे तो ये एम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर जब आयतन पूछे तो आपका एम क्यूब होता है। ठीक है, ऊंचाई भी ले लिया जाता है यहाँ पर आयतन में। चाल और बेग, स्पीड और वेलोसिटी का एम एस स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वन स्क्वायर ने मीटर प्रति सेकंड इसको बोला जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये थे चाल या बेग, तो चाल और बेग कहे तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन की बात करता है, तो एक्सीलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सीलरेशन एम एस मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकंड यहाँ होगा और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखेंगे। तरंग संख्या, घनत्व द्रव्यमान या घनत्व, ये के जी एम क्यूब याद रखिएगा। पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी के जी एम माइनस टू। विशिष्ट आयतन एम क्यू के जी माइनस थ्री। ये सब उतना पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन देख लीजिए एक बार। विशिष्ट आयतन स्पेसिफिक वैल्यूम एम थ्री के जी वन। विद्युत धारा घनत्व करंट डेंसिटी एम माइनस स्क्वायर। ठीक है, प्रति स्क्वायर। और ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और यहाँ पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यहाँ सब ये द्रव्यमान संख्या, मास कंसंट्रेशन एम जी एम माइनस थ्री। ज्योतिमय लुमिनेंस सी डी एम माइनस टू। तो ठीक है, ये सब याद देख लीजिएगा। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये अभी तक बहुत ही कम पूछा गया है। ये वाला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपके वहां से क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूटर में पूछ सकता है। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ लगा है एट्टा। एट्टा क्या होता है, 10 की घात जो 24 होता है, वो आपका 10 की घात 24 एट्टा होता है। जेट्टा क्या होता है, 10 घात 21। ये क्वेश्चन पूछता है कि 10 घात कितना होता है ये। तो एट्टा 10 घात 24 होता है और जेट्टा 10 घात 21 होता है, ये याद रखेंगे। एक्सा क्या होता है, 10 घात 18 होता है। पेटा क्या होता है, 10 घात 15 होता है। टेरा क्या होता है, 10 घात 12 होता है। गीगा 10 घात 9 होता है। मेगा 10 घात 6 होता है। किलो 10 घात 3 होता है। हेक्टो 10 घात 2 होता है। डेका 10 घात 1 होता है। ठीक है, अब इसको किसका प्रतीक है ये याद रख लेंगे। ठीक है,
ये अब देखिए एक्टो, एक्टो 10 घात -24 होता है। और जेप्टो ये क्या होता है, ये 10 घात -21 होता है। जैसे जेट्टा हो गया, इसे जेट्टो बन गया। एक्सा हो गया, ऐसे एट्टो बन गया, तो 10 घात -18 हो गया। फेम्टो, पेटा होता है इधर, फेम्टो होता है 10 घात -15 होता है। पीको ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला उतना नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, और यही सब पूछा जाता है, ये वाला। पीको पूछा जाता है 10 घात -12, तो पीको 10 घात -12, नैनो 10 घात, नैनो नाइन आ रहा है ना, तो 10 घात 9 कर दे। माइक्रो 10 घात -6 होता है। मिली 10 घात -3, और सेंटी 10 घात -2, और ये डेसी 10 घात -1। तो ये इधर वाला इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। इयक्टो 24 जेप्टो एट्टो, ठीक है। 24 21 18 एक्टो जेप्टो एट्टो, ठीक है, लगभग ये भी वही है, ठीक है, लेकिन इसका ये उल्टा है, ये इधर है, ठीक। तो एक अगर याद कर लेंगे, दूसरा याद ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्टो याद है, जेप्टो एट्टो, ये हो गया 18 तक। फेम्टो पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी। अब यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। ऐसे 3 4 ऊर्जा उपकरण दे देंगे, मिलाना रहेगा कौन किससे करता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिए, क्या आपको जब हवा लगता है तो विद्युत थोड़ी लगता है, वो यांत्रिक तरीके से लगता है। तो याद रखिए मैकेनिकल, तो याद रखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए पंखा हो गया। अब विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा इसमें भी आती है, तो इसमें द्वीप ऊष्मा और दीप्त में, यांत्रिक ऊर्जा में जो हवा देता है, और फिर इसी विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊष्मा में कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत बल्ब में, या दीप्त ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऊष्मा में। तो विद्युत ऊर्जा को इसमें, ये इस मतलब ऊष्मा और दीप्त ऊर्जा में। अब देखिए सेल, जो विद्युत सेल लगा होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे आपके बैटरी होता है आपके घर में, क्या होता है बैटरी में, कितने उसमें केमिकल रहते हैं, ठीक है, देखते होंगे बैटरी जब आपके घर में रखा होगा, उसमें केमिकल तो रासायनिक होता है ना वो। तो रासायनिक तरीके से वो ऊर्जा उत्पन्न करता है, और वो विद्युत ऊर्जा आपके घर में जब लाइट उसको, उसमें तार लगाते हैं बैटरी से या इन्वर्टर से, तो क्या होता है, एक बल्ब जल जाता है। तो बल्ब जल जाता है तो वो विद्युत बल्ब हो गया, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से। मोमबत्ती को होता है, वो भी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा उसमें करता है। तो मोमबत्ती क्या होता है, वो भी रासायनिक तरीके से जलती है ना। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल सौर सेल वाला देखते होंगे, अभी सब क्या कर रहे हैं, सोलर सेल लगवा रहे हैं। तो सोलर सेल, उसमें क्या होता है, जो आपका प्रकाश ऊर्जा होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उससे क्या होता है, उससे आपके घर में क्या होती है, लाइट जलती है। तो दिन पर पूरा दिन जब लाइट, जब धूप रहती है, तो वो चार्ज होता रहता है, और आपका सब जितने भी इक्विपमेंट आपके घर है वो सब चलता रहता है। तो ये याद रखिएगा। डायनमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ये कई बार पूछा गया है, ये याद रख लेंगे। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो, डायनमो जैसे यांत्रिक ऊर्जा, जैसे आपका क्या होता है, जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर, जिससे जो आपका यहाँ पर ये शॉप वॉप पे रखा रहता है जनरेटर, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर याद रखें, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा। तो ये विद्युत ऊर्जा उसमें भी होती है, लगाया जाता है पलक, तो याद रखें उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सितार क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है सितार। तो सितार भी याद रख लेंगे, और ये भी याद रखेंगे, पूछेगा सितार क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। सितार तो काम ही होता है ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करना, तो ये भी याद रख लेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, दोनों में अंतर है। स्टीम ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो स्टीम इंजन जो होता है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन का चलना, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। तो याद रखिएगा टरबाइन का चलना क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करता है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो याद रखेंगे यही जो डायनमो होता है, यही लगता है, याद रखेंगे विद्युत जनित्र में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही वाला सिस्टम है, ठीक है। ये विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखिए इसको ये अलग करता है, जब मोटर की बात आ जाता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर,
और विद्युत जनरेटर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वही डायनमो भी होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो कहाँ लगता है, जैसे आप देखे होंगे जो डैम होते हैं नीचे डायनमो लगाया जाता है, तो ऐसे ये लगाया जाता है, ऊपर से जब पानी गिरता है तो ये घूमता है। जब ये घूमता है तो डायनमो ये यांत्रिक होता है, यांत्रिक मैकेनिकल, तो ये इसके बाद ये विद्युत उत्पन्न, ये बिजली उत्पन्न करता है ना, जब घूमेगा तो बिजली उत्पन्न करेगा, तो वही होता है। ऐसे विद्युत जनरेटर में भी जब वो घूमता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये याद रखेंगे। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यंत्र, अब देखिए जब मोटर आ जाता है विद्युत मोटर, तो उसको विद्युत ऊर्जा को इसमें उसमें लाइट देते हैं ना हम, बाहर से क्या देते हैं मोटर में, तो मोटर में चलाने के लिए इसे मोटर क्या करते हैं, खेत की सिंचाई करते होंगे, खेत की सिंचाई करते होंगे तो उसमें लाइट लगती होगी, तो विद्युत मोटर से लाइट देते होंगे, लाइट देते होंगे तो यांत्रिक ऊर्जा पर वर्क होता है। याद रखिए डीजल इंजन, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को चाहे डीजल इंजन पूछे चाहे पेट्रोल इंजन पूछे, सब रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं ना, देखो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री से, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसकी चाल किसकी अधिक है किसकी कम है। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड 25 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं। हाइड्रोजन की चाल कितनी होती है, 1284 होती है। हीलियम की कितना होता है, 965 होता है। वायु का 346 होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन का 316 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का 213 होता है। समुद्री जल का 1531 होता है ध्वनि की चाल। समुद्री जल का देखिए कितना, 1531, तभी तो आवाज आप देखते हैं समुद्र की आवाज सुनाई देता है। आशुद्ध जल 1498 में, शुद्ध जल। एथेनॉल 1207, मेथेनॉल 1103। अब देखिए एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। सोचिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें ध्वनि की चाल किसकी अधिक होगा, तो वहां पर एल्युमिनियम दे देगा, फिर ऐसे करके फिर कितना देगा, फिर यहाँ निकल दे देगा, ऐसे निकल तो निकल दे देगा, फिर एक आपका स्टील दे देगा, ठीक है। तो इस स्टील दे देगा, लोहा दे देगा, फिर ऐसे आपको बताना पड़ेगा किसका ज्यादा होता है। तो एल्युमिनियम का यहाँ पर 6400 दिया गया है, जो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे है ना इसी का ज्यादा है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये देखिए 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है, सोचिए। और हमारे वायु में ध्वनि की चाल कितना, 346, सोचिए कितना ज्यादा तेज जा रहा है एल्युमिनियम। इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, निकिल आ जाता है। एल्युमिनियम और निकिल, दूसरे नंबर पे निकिल होता है। इसके बाद स्टील देखते हैं, 6160 होता है। लोहा होता है आपका 6150 होता है। पीतल होता है 4700 होता है। कांच होता है 3980 होता है। तो ये याद रख लेंगे चारों। पहले एल्युमिनियम लगाएंगे, फिर आप निकेल लगाएंगे, फिर आप स्टील लगाएंगे, फिर लोहा लगाएंगे, फिर पीतल, फिर ये कांच, फिर ये लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि के स्रोत और तीव्रता। देखिए पत्तियों की सरसराहट, ये भी क्वेश्चन आपके आरओ में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ अगर पत्तियों की सरसराहट कितनी तीव्रता होती है, 20 होती है। मतलब अगर क्या होता है, अगर हवा चल रही है, जो पत्ती क्या होती है, पत्ती जब हिलती है पेड़ की, तो उसके 20 ही सुनाई देता है। कितना सुनाई देता है, 20 सुनाई देता है। पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल। 20 डेसिबल क्या होता है, मतलब कान को एकदम अच्छा लगेगा, इसीलिए क्या करते हैं लोग, नेचर देखने जाते हैं, नेचर का लुत्फ उठाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर 100 डेसिबल नहीं होता, वहां पर 20 होता है, ताकि कान को शांति महसूस हो सके, ठीक है। फुसफुसाहट 30, याद रखिएगा। वो ये मतलब पत्तियों की सरसराहट 20 हो गया, फुसफुसाहट मतलब दो जो लोग हैं फुसफुस मतलब लाइब्रेरी में आप देखे होंगे ये अक्सर चलता रहता है। लाइब्रेरी में एक बच्चे एक दूसरे से ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। तो वो 30 होता है, कितना होता है, 30 होता है। जब अब आप लाइब्रेरी में अगर बैठेंगे, तो उसमें अगर ऐसे कोई बोल रहा है, तो आप सोचिए, आप ऐसे कम रखिएगा कि वहां पर 30 चल रही है, 30 डेसिबल की आवाज चल रही है, ठीक है। दोनों ऐसे रियल लाइफ से मतलब अगर आप उसको करेंगे रिलेट, तो जल्दी याद होगा, नहीं तो मैं तो बता ही देता, आगे बढ़ ही जाता, ठीक है। आपको जल्दी से खत्म ही होता, लेकिन क्या होगा, अभी मैं ऐसे बता ही दूंगा, फिर आपको याद ही नहीं होगा। कमरे और शांत कार्यालय की ध्वनि 40 होता है, मतलब जब आप अपने कमरे में बैठे रहते हैं तो कितना होता है, 40 होता है। सामान्य बातचीत का समय, जब लाइब्रेरी के बाहर निकलते हैं तो बच्चे एक दूसरे बच्चे से बात करते हैं, तो वो कितना होता है, 60 होता है। लाइब्रेरी में 30,
लाइब्रेरी के बाहर क्या होता है, 60 होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए ट्रक की आवाज, ट्रक की आवाज कितना होती है, 80 से 85। लाइब्रेरी के बाहर एक ट्रक जा रही है, ठीक है। अब उसकी आवाज कितना आप देखेंगे, इसकी आवाज 80 से 85 देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहीं से हम याद करवा देंगे आपको। जेट इंजन की आवाज 120 याद रखेंगे, जेट इंजन की आवाज 120 याद करेंगे। अब देखिए वही लाइब्रेरी के पास खड़े हैं, आपके ऊपर से एक जेट इंजन जा रहा है, वहां पे मोदी जी जा रहे हैं उस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा जेट इंजन क्या है, 120, ठीक है। जेट प्लेन 150, जेट इंजन 120 और जेट प्लेन 150, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जेट प्लेन ये 150, ट्रम्प आ रहे हैं तो ट्रम्प 150 वाले में आ रहे हैं, मोदी जी 120 वाले में। रॉकेट इंजन ऊपर आप वहीं खड़े हैं, देख रहे हैं रॉकेट एक जा रहा है, तो ठीक है। रॉकेट 180, हमारा पाकिस्तान का लड़ाई हो गया और वहां पर भेजा जा रहा है तो 180, ऐसे याद करिए। आप देखिए पत्तियों की सरसराहट 20, लाइब्रेरी में 30, लाइब्रेरी के बाहर 40, ठीक है। और ये सॉरी, ये कमरे और शांत कार्यालय की धुन, मतलब जब आप कार्यालय में जाएंगे लाइब्रेरी के तो वहां पर 40 होगा। लेकिन जब कार्यालय के बाहर जाएंगे, ठीक है, मतलब एक लाइब्रेरी होता है, एक लाइब्रेरी का ऑफिस होता है, तो ऑफिस में कितना बताए हैं, ऑफिस में 40 बताए हैं। और लाइब्रेरी के बाहर जब आप रहते हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो 60 होता है। लाइब्रेरी के बाहर एक ट्रक जा रहा है तो उसका क्या बताएंगे, 80 से 85 बचाएंगे। जेट इंजन कितना बताएंगे, तो जेट इंजन 120 बताएंगे जिसपे मोदी जी जा रहे हैं, और जिसपे ट्रम्प जा रहे हैं उसको जेट प्लेन का 150 बताएंगे। तो जेट इंजन 120, जेट प्लेन 150 बताएंगे, रॉकेट कितना 180 बता देंगे। बस इतना याद करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, प्रकाश की चाल। अभी तो हम वायु की चाल देख रहे थे, अब प्रकाश की चाल निर्वात में कितना, तीन इतना होता ही है। जल 2.25 × 10⁻8, कांच का दो गुणे 10⁻8 होता है, हीरा 1.24 × 10⁻8 होता है। तो निर्वात में 3 × 10⁻8 होता है, जल में 2.25 × 10⁻8 होता है, कांच में 2 × 10⁻8 होता है, और हीरे में 1.24। हीरा वाला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, पूछता है। तो अगर आपसे यहाँ पूछे कि किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है, तो निर्वात में देख रहे हैं ज्यादा दिया है, सब में 8 8 है, तो इसमें देख लीजिएगा जो ज्यादा होगा वही होगा। तो सबसे कम यहाँ हीरा में दिया गया है, ठीक है, और सबसे ज्यादा निर्वात में दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करा, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां। अगर वक्रता केंद्र पर बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, तो किस में बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा समान आकार का। अनंत तक फोकस पर बनेगा उल्टा और वास्तविक संबिंदु के समान। फोकस पर अनंत पर उल्टा और वास्तविक बहुत बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस और उल्टा और वास्तविक छोटा बनेगा। अनंत के मध्य वक्रता केंद्रों के मध्य ध्रुव और फोकस दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनेगा, और बड़ा के मध्य बनेगा। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र उल्टा और वास्तविक बड़ा बनेगा, फोकस के मध्य अनंत के मध्य, ठीक है। तो ये है आपका अवतल दर्पण से जो बनता है वो, ठीक है। लाल बैगनी रंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, तो कोई देखिए, अगर रंग लाल होगा तो जो चाल होगी सर्वाधिक होगी, ठीक है। और अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, विक्षेपण सबसे कम होगा। विक्षेपण क्या होता है कि अगर हम कोई लाइट दिखा रहे हैं तो वो कितना प्रिटरेट कर रहा है, मतलब वो बहुत कम प्रिटरेट के, मतलब वो क्या है, वो आसानी से दिखना चाहिए। लेकिन बैगनी कलर जो होता है वो आसानी से नहीं दिखता, इसलिए जब हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक व्रैफिक में रेड लाइट ही रहती है, कहीं पर बैगनी रेड लाइट नहीं रहेगी। बैगनी सबसे कम इसकी चाल होती है, चाल सबसे कम होती है। अपूर्णांक सबसे अधिक होता है, तो अपूर्णांक किसका सबसे ज्यादा कम होता है, लाल का। और अब बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य यहाँ पर, और विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा विक्षेपण सबसे अधिक, हमेशा ज्यादा पूछा जाता है तरंग दैर्ध्य, तो पूछा जाता है तरंग दैर्ध्य का किससे कम होता है। तो बिग ब्योर आप एक वो सुने होंगे, तो उसी से रिलेटेड तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखिए वस्तुएं, वस्तुएं अगर प्रकाश का रंग सफेद होता है तो सफेद वस्तु, लाल वस्तु, हरी वस्तु, पीली और नीली वस्तु, काली वस्तु।
ठीक है, तो प्रकाश का रंग सफेद होता है, तो सफेद वस्तु पर सफेद, लाल पर लाल, हरी पर हरी, पीली वस्तु पर पीली, नीली नीली, लाल ये होता है। ठीक है, इतना ये सब पूछेगा नहीं आपका। ठीक है, ज्यादा ये सब पूछेगा। ठीक है, ये देखा दृष्टि दोष, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कुछ। अब देखिए यहाँ पर दृष्टि दोष के प्रकार, तो ये देखिए दृष्टि दोष और निकट की वस्तु है, दूर की वस्तु है, निदान हेतु। अगर देखिए निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की वस्तु है तो हम देखिए निकट है तो निकट में स्पष्ट देखेंगे, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे। तो जो निकट की वस्तुएं होती है ये स्पष्ट दिखाई देता है, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती निकट की वस्तु में। निदान होती अवतल लेंस का प्रयोग होता है, किसका? अवतल कॉनकेव लेंस का प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा, किसका? कॉनकेव लेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होता है, तो अस्पष्ट नहीं देख सकते हैं यहाँ पर। क्या कौन सी? निकट की वस्तुएं, लेकिन दूर की वस्तुएं हम स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो क्या होता है? उत्तल लेंस का। तो ये फिगर आप इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दूर, ऐसे याद रखिएगा, यहाँ निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट, देखिए निकट है तो इसका ये निकट है तो निकट वाले का ही सपोर्ट करेगा ना, इतना हमेशा याद रखेगा। जो निकट रहेगा निकट वाले का सपोर्ट करेगा, मतलब स्पष्ट देख सकते हैं निकट वाला। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट वाले का सपोर्ट, मतलब निकट वाला सही से देख सकेंगे, दूर वालों का सपोर्ट नहीं करेंगे, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते, ये याद रखिएगा। निदान अवतल रस। अब यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि में दूर वाला सपोर्ट करेगा, तो दूर में यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ निकट में स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, या उत्तल लेंस प्रयोग होता है। तो ये हमेशा याद रखेगा, जब निकट पूछेंगे तो हमेशा निकट का सपोर्ट करिए, सपोर्ट मतलब निकट वाला आराम से देखेंगे, दूर वाला क्या है? दूर का, दूर वाला आराम से देखेंगे, बस इतना याद करेंगे। अवतल और उत्तल लेंस, निकट में अवतल लेंस कॉनकेव लेंस प्रयोग होता है, दूर दृष्टि में कॉन्वेक्स लेंस प्रयोग होता है। अब यह देखिए किसका क्या स्पीड होता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड देखिए प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी स्पीड देखिएगा, ये इनकी स्पीड है। ठीक है, 9.1 ऐसे ही याद रखिए, ज्यादा मत। 10 घात 1.6 याद रखिएगा, 10 घात 27, 1.6, 10 घात 27। अब देखिए भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण आविष्कार योग खोजे, यहाँ पर क्या किया था? जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे आप कि गोल्डस्टीन लगाए कि रदरफोर्ड लगाए, तो जो भी ऑप्शन में रहे दोनों तो रहेगा नहीं, चाहे गोल्डस्टीन रहे चाहे रदरफोर्ड रहे, लगा दीजिएगा प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की तो चैडविक, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन की चैडविक। परमाणु, जॉन डाल्टन। परमाणु बम, ऑटो हान, तो याद रखेंगे ऑटो हान। ठीक है, ये ऑटो हान ने परमाणु बम, ठीक है, जिस पर पूरा वर्ल्ड लड़ाई कर रहा है। परमाणु संरचना, नील बोहर और रदरफोर्ड। परमाणु संरचना नील बोहर और रदरफोर्ड। गति विषयक नियम न्यूटन, याद रखिएगा। रेडियो धर्मिता, तो हेनरी और बैकुरल, तो हेनरी और बैकुरल ने रेडियो धर्मिता। रेडियम, रेडियम मैडम क्यूरी, याद रखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखेंगे। विद्युत प्रेरण माइकल फैराडे, याद रखेंगे। रमन प्रभाव सीवी रमन। एक्स किरणें विलियम रॉन्टजन। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक, तो याद रखिए क्वांटम सिद्धांत कौन है? मैक्स प्लैंक। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन होंगे। विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम होगा। फोटोग्राफी जे निप्से, तो याद रखिएगा फोटोग्राफी क्या होगा? जे निप्से। धातु में जो फोटोग्राफी होता है वो जे निप्से होंगे। ठीक है, कागज में जो होता है फोटोग्राफी डब्लू फॉक्स टॉलबोट, याद रखिएगा डब्लू फॉक्स टॉलबोट, ये कागज में होते हैं। फोटोग्राफी सेलुलाइड जॉन कार्बट और जॉर्ज ईस्टमैन, तो याद रखिएगा फोटोग्राफी सेलुलाइड क्या होता है? जॉन कार्बट और जॉर्ज ईस्टमैन। आवर्त सारणी मेंडलीफ, याद रखेंगे आवर्त सारणी क्या होगा? मेंडलीफ। और विद्युत प्रतिरोध नियम कौन है? जी एस ओम, मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस ओम ही हो ना। अब ये तैरने पलवन का नियम, तो आर्किमिडीज इंपॉर्टेंट है। तापीय उत्सर्जन एडिशन,
ठीक है। डायोड वाल्व सर जे ए फ्लेमिंग से, डायोड वाल्व सर जे ए फ्लेमिंग। ट्रायोड वाल्व, देखिए डायोड वाल्व सर जे ए फ्लेमिंग। अब ट्रायोड वाल्व कौन होगा? ली डे फॉरेस्ट। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फॉर्मी, ये होंगे। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे होंगे। बेतार का तार मार्कोनी होंगे। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल, बेतार का तार मार्कोनी, विद्युत अपघटन का नियम ये फैराडे। नाभिकीय रिएक्टर एर्निको फॉर्मी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं विश्व के विभिन्न देशों और कुछ भौतिकविदों का योगदान। जैसे R. A. मिल्कान, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप, मतलब इसमें योगदान दिए थे या आविष्कार किए थे। अर्नस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिकीय निर्देश किए थे। नील्स बोर, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश किए थे, हाइड्रोजन परमाणु का। चंद्रशेखर वेंकट रमन, अणुओं का प्रकाश अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन किए थे। नहीं देखते, यहाँ कह रहे हैं लुइस विक्टर डी ब्रोगली, द्रव्य की तरंग प्रकृति बताए थे। मेघनाथ साहा, उष्मीय आयनन किए थे, याद रखिएगा उष्मीय आयनन का आविष्कार। सत्येंद्र नाथ बोस, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, में योगदान था। वाल्फगैंग पाउली, अपवर्जन नियम। एनरिको फार्मी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, याद रखिएगा एरनिको फार्मी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। वर्नर हेजेनबर्ग, क्वांटम यांत्रिक और अनिश्चितता सिद्धांत, याद रखिएगा वर्नर हेजेनबर्ग। पाल डीरैक, आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी, याद रखेंगे पाल डीरैक कौन है? आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी ये संबंधित है। एडविन हबल क्या है? प्रसारी ब्रह्मांड, एडविन हबल प्रसारी ब्रह्मांड। हिडरिक युकावा, नाभिकीय बलों का सिद्धांत, याद रखेंगे हिडकी युकावा, नाभिकीय बलों का सिद्धांत। होमी जहांगीर भाभा, कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम, याद रखिएगा कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम। लेव डेविडोविल लैंडो, अति तरलता सिद्धांत द्रव हीलियम। लेव डेविडोविल डोविक लैंडो, अति तरलता सिद्धांत और द्रव हीलियम। एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा, तारों की संरचना और विकास। तो याद रखिए एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा, तारों की संरचना और विकास से संबंधित है। जॉन बर्डीन, तो ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत, तो ये किससे है? जॉन बर्डीन, ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत। C. H. टाउन्स, तो ये मेसर लेसर, याद रखेंगे C. H. टाउन्स किससे है? मेसर लेसर से। अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम दुर्बल और विद्युत चुम्बकीय अनोन क्रियाओं का एकीकरण। अब्दुल सलाम दुर्बल और विद्युत चुम्बकीय अननोन क्रियाओं का एकीकरण। गैलीलियो गैलीली, जड़त्व का नियम, तो गैलीलियो गैलीली किससे हैं? जड़त्व के नियम है। क्रिश्चियन हाइगेंस, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गति के नियम और परावर्तक दूरदर्शी। माइकल फैराडे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, याद रखेंगे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, विद्युत चुम्बकीय विकिरण सिद्धांत और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंगे। बेतार संदेश, किस्कोग्राफ, तो ये किस्कोग्राफ याद रखेंगे जगदीश चंद्र बोस। मैरी कैलडोरोडोस्की क्यूरी, रेडियम और पोल, मैडम क्यूरी याद है ऐसे याद। पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियोक्टिवता का अध्ययन, याद रखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रकाश वैद्युत नियम, सापेक्षता का सिद्धांत, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सापेक्षता का सिद्धांत, ये अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रकाश वैद्युत नियम। विक्टर फ्रांसिस हैस, कॉस्मिक किरणें। उपकरण और उपयोग क्या होता है? सेक्सटेंट क्या होता है? दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है, सेक्सटेंस टेंट, ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है? वर्षा की मात्रा को मापता है, ओडोमीटर। तो वर्षा कितना, अभी अभी अब क्या होता है, अभी बारिश हो रही है, अभी पता चलेगा ओडोमीटर से कितना बारिश हुआ, कितना कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ। थर्मोपाइल, थर्मोपाइल क्या होता है? विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा मापता है। पायरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। किसी सतह के तापमान, मतलब हाई जो टेम्परेचर होता है वो पायरोमीटर मापता है। 1000 से ऊपर के जो टेम्परेचर होते हैं वो पायरोमीटर मापता है। थर्मोपाइल क्या होता है? विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। रिपीटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, एक कमजोर और संकेत प्राप्त करता है और पुनः प्रेषित करता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं
पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनका परसेंट। कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भूपटल में प्रतिशत होता है, याद रखेंगे ऑक्सीजन का क्या होता है, भूपटल में प्रतिशत 46.60 होता है। तो 46.60 कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 46.60। इसके बाद भूपटल पर, मतलब ये पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है तो इसके सतह पर जो पाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। सिलिकॉन का 27 होता है, तो 46 से 27। एल्युमिनियम का 8 होता है, तो ये तीनों याद रखेंगे। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये पटल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, भूपटल पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। ठीक है। लोहा, फिर कैल्शियम की, फिर सोडियम होता, फिर मैग्नीशियम होता, पोटेशियम होता, टाइटेनियम होता, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पहले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। देखिए बहुत कम है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, ये इसका आधा है, इसका तो ये 3 गुना आधा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, 4 5 याद कर लेंगे बस। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। मानव के शरीर में पाए जाने तत्वों की अवसर, मानव के शरीर में पूछा जाए सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर भी सबसे ज्यादा, यहाँ लिखा क्या गया है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनका परसेंट। और पृथ्वी ही, वैसे मानव है, पृथ्वी जब पृथ्वी पर वो ज्यादा होगा, मानव में ज्यादा होगा। मानव के समान शरीर में औसत मात्रा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ठीक है, ये याद रखेंगे। और फास्फोरस। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 65 होता है, कार्बन आपका 18.5 होता है, हाइड्रोजन आपका 9.5 होता है, नाइट्रोजन 3.2 होता है, कैल्शियम आपका 1। अब कई लोग सोचते हैं कि हड्डियां कैल्शियम की बनी होती है, तो हड्डी ज्यादा शरीर में है, तो तो कैल्शियम ही होगा। नहीं, कैल्शियम मत लगाइएगा, 65 से 1.5 आ गया है। ये भी देखा करिए, ठीक है, कि 65 कहाँ है, कहाँ 1.5 है, कितना गुना। ठीक है, 60 गुना ज्यादा जा रहा। तो ये यहाँ कैल्शियम 1 दशमलव, फास्फोरस 1, याद रखिए, फास्फोरस 1.0। यहाँ पर देखते हैं, पोटेशियम 0.4 होता है, सल्फर कितना होता है, 0.3 होता है, सोडियम कितना होता है, 0.2 होता है, क्लोरीन क्या होता है, 0.2 होता है, मैग्नीशियम कितना होता है, तो 0. क्या होता है, 2 होता है, ये आपका मैग्नीशियम। लोहा कितना होता है, तो 0.000004 आपका 4 होता है, ये कितना होता है, लोहा होता है। अन्य कितना होता है, ये 0.046 क्या होता है ये। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ये कहाँ पर था, ये मानव के शरीर में पाया जाता था। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, तीनों याद रख लिया, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये कैल्शियम से ज्यादा तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन पाया जाता है। आप सोचेंगे, कैल्शियम से ज्यादा हमारे शरीर में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये सोचिए। कोई नहीं कहेगा कि हम कैल्शियम से ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम से ज्यादा हमारे शरीर में नाइट्रोजन पाया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ अन्य अपरमाणुक का, सम अदर सब, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन। जैसे पॉजिट्रॉन, खोजकर्ता कौन से थे, सी डी एंडरसन। तो ये सी डी एंडरसन 1932 में पॉजिट्रॉन की इन्होंने खोज किया था। तो याद रख लेंगे, पॉजिट्रॉन, इसकी खोज किसने किया था, सी डी ट्रॉन ने किया था। कब किया था, 1932 में। द्रव्यमान इसका नगण्य होता है। मेसान की खोज युकावा ने किया था 1935। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 200 गुना। न्यूट्रॉनों का खोज पावली ने किया था, ये न्यूट्रिनो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉनों की खोज पावली ने किया था। एंटी प्रोटॉन सेंगरे एवं, हाँ सेंगरे ने किया था। एंटी, ये कौन है, एंटी सेंगरे एवं चेम्बरलेन। ठीक है, और एंटी न्यूट्रॉन कॉर्क ने किया था, तो एंटी न्यूट्रॉन कॉर्क याद रखेंगे, और इनका याद रखेंगे 1.00 ये। ठीक है, तो ये इतना, ये सब इतना याद करिए, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, तो सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा। खोजकर्ता कौन से हैं, पॉजिट्रॉन का एंडरसन याद रखेंगे, मेसान का युकावा याद रखेंगे, न्यूट्रॉनों का पाउली याद रखेंगे, एंटी प्रोटॉन का सेंगरे और चैम्बरलेन याद करेंगे, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। तो एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, सेंगरे और ये चैम्बरले एंटी प्रोटॉन है। एंटी न्यूट्रॉन कॉर्क है, याद रखें, कॉर्क है एंटी न्यूट्रॉन, बस इतना याद रखेंगे। आप देखिए, आवर्त सारणी में कुछ तुलना करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये से पूछा जाता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर
पीरियड में देखते हैं और ग्रुप में देखते हैं। पीरियड में क्या होता है, बाएं से दाएं, मान लीजिए ऐसे ही आपका बना हुआ है आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ये इधर जाएंगे ना, तो ये बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, 1 से 8 तक, यहाँ लिखा गया 1 से 8 तक हो जाता है। तो बाएं से दाएं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर 1 से बढ़कर 8 तक हो जाता है। एक वर्ग के सभी तत्वों में समान होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक तत्व में सभी तत्व समान होते हैं। संयुक्ता बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है फिर घटती है। तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, एक वर्ग में सभी तत्वों की समान होती है। तो ये जो आपका वर्ग होता है इसमें समान होता है। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो हमेशा याद रखेंगे, जो परमाणु त्रिज्या होती है बाएं से दाएं जाने पर घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो वर्ग हमेशा ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ये। तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या, अगर त्रिज्या की बात करें तो बाएं से दाएं, ये बायां है, ये इधर जाना पड़ेगा, तो ये आपका घटती है। तो ये ठीक है, घटती है। और ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ेगी। तो त्रिज्या क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो घाट धात्विक गुण क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे पर बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे पर ये भी एकदम सेम सेम है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या बोले या धात्विक गुण बोले, दोनों सेम लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इलेक्ट्रॉन बदलूंगा बाएं से दाएं, ये इंपॉर्टेंट है, छठवां वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पूछता है इलेक्ट्रॉन बदलता क्या होता है, तो ये बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होता है, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। एक याद कर लीजिए, उसको उल्टा लगा दीजिएगा। ठीक है, वही सब में है। जैसे यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है, इसमें घटता है, यहाँ बढ़ता है, यहाँ घटता है। देखिए यहाँ बढ़ता है, यहाँ घटता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इसमें हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये याद रखिएगा हमेशा, उसका ऊपर वर्ग में भी यही कर दीजिएगा, ग्रुप में। ग्रुप में ये बाएं से दाएं, तो वहां ऊपर से नीचे कर दीजिएगा। ऊपर से नीचे हमेशा, यहाँ ऊपर देखिए हर जगह ऊपर से नीचे ही है, नीचे से ऊपर कहीं नहीं है। अगर ऊपर से नीचे क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है तो वहां घटता लगा दीजिएगा। बस ऐसे याद कर लीजिए, जो दोनों नहीं याद करना पड़ेगा। अगर हम विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं, तो यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, तो फिर वहां आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो ऊपर से नीचे घटेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे घटेगा, वही लिखा भी गया, ऊपर से नीचे घटेगा। अब यहाँ पर आक्सीकारक गुण क्या होता है, अगर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। तो यहाँ ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ये घटता है, ये याद रखेगा। ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो अपचायक गुण क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन प्रमुख प्रकार, sp संरक्षण, यह रेखीय आकृति का होता है। तो याद रख लेंगे क्या होता है, यह रेखीय आकृति का होता है। sp संकरण, यह त्रिकोणीय आकृति का होता है। sp2 क्या होता है, यह त्रिकोणीय आकृति का होता है। sp3, जो sp3 क्या होता है, यह चतुष्कोणीय पिरामिडीय आकृति का होता है। तो याद रखेंगे sp3 संस्करण क्या होता है, यह चतुष्कोणीय पिरामिडीय आकृति का होता है। sp3d, यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। ठीक है, sp3d तो ये किस प्रकार से होता है, ये त्रिकोणीय इसका होता है। sp3d यह अष्टफलकीय होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, भौतिक और रासायनिक में परिवर्तन में अंतर। अब देखिए यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी पर रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। क्यों, क्योंकि सब्जी काट के सब्जी बना देंगे, फिर वो सब्जी जो बनेगी उसको हरी सब्जी नहीं बना सकते, वही रासायनिक परिवर्तन होता है। आसानी से उत्कर्षणीय होता है, ये प्रायः अनुत्कर्षणीय होता है। इसमें प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है, निकलती है। अत्यंत, इसमें काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और अवशोषित होती है।
भौतिक परिवर्तन में पदार्थ भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड MgOH का होल्ड ट्वाइस, याद रखेंगे, MgOH का होल्ड ट्वाइस, ठीक, ये यूज होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो MgOH का होल्ड ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट की अम्लता को कम करने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं प्रमुख लवण, उनके रासायनिक नाम और उपयोग। क्या होता है साधारण नमक? तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। खाने में उपयोग क्या होता है? खाने, अचार के परीक्षण तथा मांस एवं मछली के संरक्षण में तो साधारण नमक यूज होता है। तो साधारण नमक क्या होता है? रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसका नाम सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम होता है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखिएगा, ये नहीं पूछा जाता उतना ना, ठीक, ये ज्यादा पूछा जाता है कि ये धावन सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो धावन सोडा Na2, ठीक है, Na2CO3, Na2CO3 धावन सोडा, याद रखिएगा Na2CO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो खाने का सोडा क्या होता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। फिटकरी क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, याद रखिएगा, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। सोरा क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो सोरा क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 5H2O। तो नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 5H2O। यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा ये पूछेगा, ये खाने का सोडा, तो खाने का क्या बताएंगे, इसका ट्रिक बताइए। तो खाना कहाँ होता है? घर पे होता है, तो याद रखिए घर पे, याद रखिए होम। तो यहाँ पर बाई लिखा गया, इसका कैसे पढ़ेंगे? तो खाना कौन बनाते हैं? बाई बनाती है। तो खाने का सोडा, खाने सोडियम बाई कार्बोनेट, तो खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है खाना, बस ऐसे याद रखिएगा। जब खाने का सोडा आ जाए तो सोडियम बाई कार्बोनेट लगा दीजिएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट। अब देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जैसे क्या होता है, हम जब ये क्या होता है, ये हाँ इधर वाला, यहाँ क्या होता है, जब से चींटी का डंक, बिच्छू का डंक होता है, तो उसको क्या कौन सा अम्ल होता है छोड़ता है? तो मेथनोइक अम्ल छोड़ा जाता है इनके द्वारा। अब फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रख लेंगे, सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या होता है? लैक्टिक, बताने की जरूरत है, याद होगा। अंगूर इमली में टार्टरिक अम्ल, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, टार्टरिक अम्ल कहाँ होता है? ये अंगूर इमली में होता है, ठीक है। और सिरका कहाँ रखा जाता है? तो सिरका कहाँ रखा जाता है? एसी में रखा जाता है, ऐसे याद है। क्यों? देखिए, क्यों, जब पेराई होती है, आप देखे होंगे, जब गन्ने की पेराई होती है तो उसमें से जो उसका रस होता है उसको निकाल के रख दिया जाता है, ठीक है। मैं ये गन्ने वाला सिरका, सिरका बहुत प्रकार के होते हैं, सेब के सिरके होते हैं, बहुत टाइप के सिरके होते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल गन्ने के सिरके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गन्ना का सिरका क्या होता है? उसके रस को रख लिया जाता है, ठीक है। तो वो समझ लीजिए कहाँ रखा जाता है? एसी में रखा जाता है, बस। सिरका एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पर आंवला, आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी इसमें होता है। ये आंवला और सिट्रस फल में जो होता है एस्कॉर्बिक होता है। पालक ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये बताया जाता है जो अगर पथरी है तो आप क्या करें? ऑक्जेलिक अम्ल से दूर रहे। नारंगी, संतरा, नींबू सिट्रिक अम्ल। तो नारंगी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, पालक हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल ये आंवला होता है। यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया, हाँ ये उधर देखते हैं। यहाँ पर क्या करा? साधारण जल भारी जल में अंतर क्या होता है तुलनात्मक? देखो साधारण जल को H2O बोलते हैं, भारी जल को D2O बोलते हैं, तो ये भी याद रख लेंगे, भारी जल को D2O बोलते हैं। एसटीपी का घनत्व तो देखिए, या हिमांक क्या, या 0 डिग्री पे ये 3.8 पर मतलब हिम हो जाता है, बर्फ बन जाता है। क्वथनांक ये 100 डिग्री पर उबलने लगता है, ये 101.42 डिग्री पर उबलने लगेगा D2O। मतलब भारी जल होगा तो ये ज्यादा सम लेगा टेम्परेचर उबलने। घनत्व तो क्या होता है? अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व होता है, तो ये कई बार पूछा गया है। ये पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का
अधिकतम घनत्व, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, और 11.6 पर D2O का। तो याद रखेंगे, घनत्व है, जब घनत्व बढ़ जाता है तो भारी लगेगा। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस कब होगा? जब ठंडी का मौसम आएगा, जनवरी आएगा, दिसंबर आएगा, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक अगर 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपको लगेगा कितना पानी भारी है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रमुख धातुओं और उनके अयस्क। ये लिखना है आपको, याद करना है। जैसे बिस्म, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। बिस्मथ का अयस्क का बिस्मिथेनाइट होता है। तांबे का याद रखिएगा, सब कुछ याद रखिएगा, कुछ ट्रिक व्रिक बना के याद करिए। जैसे तांबे का होता है एक एजुराइट, ठीक है, तांबे का एजुराइट होता है, कॉपर पायराइट होता है, ये तो पता ही होगा आपको। कैल्को पायराइट, ठीक है, कैल्को याद रखिएगा, कैल्कोसाइट होता है, और क्यूपराइट होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ याद रखिए, एजुराइट और क्यूपराइट दोनों एक साथ पढ़ रहा है ना, ये दोनों एक साथ याद करिए। कॉपर पायराइट खुद याद ही नहीं करना है, क्योंकि कॉपर कॉपर है ही है। कैल्को और कैल्कोसाइट, तो कैल्को पायराइट होगा, एक कैल्कोसाइट होगा, दोनों याद रखें। कैल्को पायराइट, कैल्कोसाइट, एजुराइट, क्यूपराइट। क्यूपराइट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, क्यूपराइट, एजुराइट। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, इसका अयस्क होता है। जिप्सम होता है कैल्शियम का अयस्क। तो जिप्सम किसका अयस्क होता है? कैल्शियम का अयस्क होता है। अब देखिए यहाँ पर फ्लोर स्पार और फास्फोराइट। तो फ्लोर स्पार, फास्फोर, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, फ्लोर स्पार, फास्फोराइट, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, फ्लोर स्पार हो गया, फास्फोराइट, ये क्या हुआ, कैल्शियम के होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पर आप कैल्शियम का याद कीजिए। अब ये देखिए कैडमियम का, ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट वर्ड याद रखेंगे, ग्रीनोकाइट। ठीक है, तो कैडमियम का ग्रीनोकाइट, तो मैं लिख देता हूँ ग्रीनो ग्रीनोकाइट। तो ग्रीनोकाइट किसका होता है? तो ग्रीनोकाइट आपका होता है ये कैडमियम का, ग्रीनोकाइट। अब देखिए एंटी मनी कई बार पूछा था, तो स्टिब नाइट, तो एंटी मनी का स्टिब नाइट, तो एंटीमनी का याद रखेंगे, स्टिव नाइट एंटीमनी होता है। कोबाल्ट का याद रखें, सीओ स्मेल्टाइट, तो कोबाल्ट का क्या होता है? स्मेल्टाइट, स्मेल्टाइट क्या होता है? एंटीमनी का होता है। क्रोमियम क्या किसका होता है? क्रोमाइट, क्रोमियम होता है। एल्युमिनियम एआई क्या होता है? बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट। यहाँ पर एल्युमिनियम का, क्रोमियम का क्रोमाइट, कोबाल्ट का स्मेल्टाइट, एंटीमनी का सिबनाइट, कैडमियम का ग्रेनाइट, और एल्युमिनियम के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। एल्युमिनियम का आपका बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरुंडम होता है, और डायस्पोर होता है। तो एल्युमिनियम का याद रख लेंगे कौन कौन से होते हैं। तो एल्युमिनियम का आपका बॉक्साइट याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम में BCCD याद रखेंगे, क्या है? BCCD। तो BC मतलब बॉक्साइड, C मतलब क्रायोलाइट, C मतलब कोरंडम, D मतलब डायस्पोर, तो BCCD। ठीक है, BCCD। तो BCCD याद रखेंगे, पहले BC याद रखेंगे, CD, B मतलब बॉक्साइड, C मतलब क्रोयोलाइट, D मतलब, C मतलब क्रोमंडा, और ये डी मतलब डायस्पोर। ठीक है, तो सोडियम का याद रखिएगा, सोडियम का कई बार पूछा जाता है। क्रायोलाइट तो याद ही रख लीजिएगा, क्रायो। अब एल्युमिनियम कैसे याद रखेंगे? जैसे आपका जेट ट्रेन ओरेन होता है, वो सॉरी ट्रेन कर रहे हैं, जेट प्लेन होता है, तो जेट प्लेन ओरेन किससे बनता है? एल्युमिनियम से बनता है। ठीक है, आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता, ये एल्युमिनियम से, मतलब कोई भी चीज़ें होती है एल्युमिनियम वहाँ जरूर लगाया जाता है। तो एल्युमिनियम से, तो यह क्रायो, ठीक है, क्रायो मतलब इससे से आ रहा है ना, क्रायो मतलब जेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम क्रायोलाइट कर दीजिएगा, बॉक्साइट, कोरोमंडल, और डायस्पोर, कुछ भी बना के ट्रिक उरिक याद कर लीजिए। ठीक है, सोडियम का आप देखिए, सोडियम का सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, और बोरेक्स से याद रखेंगे। ठीक है, तो बोरेक्स से याद रखेंगे। टिन का क्या होता है? कैसीटेराइट। टिन का, SN का क्या होता है? कैसीटेराइट, कैसी, या टिन, तो याद रखिएगा SN सन, तो कैसीटेराइट।
सोना का सिल्वेनाइट और कल्वेराइट, तो याद रखिएगा काल्वेराइट सोना का क्या होता है, सिल्वेनाइट होता है, सोना का काल्वेराइट होता है, ये दोनों याद रखेंगे। तो सोना का क्या होता है, सिल्वेनाइट होता है, और सोना का काल्वेराइट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चांदी का दे, नेटिव सिल्वर इसका होता है, अर्जेंटाइन होता है। तो चांदी का क्या होता है, अर्जेंटाइट होता है, और क्लोरा जीराइट होता है। तो चांदी में कौन सा होता है, नेटिव सिल्वर होता है, चांदी में नेटिव सिल्वर, चांदी में अर्जेंटाइट होता है, और चांदी में क्लोरा जीराइट। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है। तो चांदी में नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट और क्लोरा जीराइट, तीन याद रखेंगे, नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट, क्लोरा जेट। अब देखिए जस्ता देखते हैं, तो जस्ता में स्फेराइट और जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट और कैलामाइन और जिंकाइट। तो जिंकाइट बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो यह याद रखें, स्फेराइट जिंक का होता है, जिंक ब्लेंड पूछा जाता है। फ्रैंकलिनाइट, फ्रैंक, जिंक, जन, याद रखिएगा जिंक क्या होता है, फ्रैंक, तो याद रखिएगा फ्रैंक लाइनाइट, कैलामाइन, जिंकाइट। कैसा निकिल का याद रखिए मिलेनाइट, तो निकिल का क्या होता है, मिले, निकिल मिले, तो निकिल। तो ठीक है। निकिल से नितिन, नितिन मिले, नितिन से मिले, तो ठीक है, नितिन मेरा दोस्त, मैं उससे मिला। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, निकिल मिलेनाइट। तो ऐसे याद रखिएगा, निकिल मिले। अब देखिए पोटेशियम का, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, याद ही हो गया। बेरियम का बोराइट, बेराइट, बेरियम का बेराइट। मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट। तो मैग्नीशियम का ये याद रखेंगे, और कार्नेलाइट याद रखेंगे, डोलोमाइट याद रखेंगे, मैग्नेसाइट तो याद ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लेंगे। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट, ये किसका होता है, ये मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम का डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट ये होता है। मरकरी का, तो मरकरी का आपका सीने बार होता है, तो मरकरी का क्या होता है, सीने बार होता है। मैग्नीज का पायरोलूसाइट, तो मैग्नीज का क्या याद रखेंगे, तो मैग्नीज का पायरोलूसाइट याद रखेंगे। तो मैग्नीज पायरोलूसाइट। लोहा का याद रखेंगे, मैग्नीज का पायरोलूसाइड, अच्छा क्वेश्चन है। पायरो, पायरो मैग्नीज पायरो, तो पाए हैं मैंने, ये पायरो। लोहा का, लोहा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोहा का सब कुछ याद कर लीजिएगा, पूछता है। मरकरी का सीने बार याद ही रखेंगे। लोहा का मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, सीडेराइट होता है, आयरन पायराइट होता है, कैल्कोपायराइट होता है। तो याद रखिएगा कैल्कोपायराइट। तो Fe का क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, सीडेराइट होता है, आयरन पायराइट होता है, कैल्कोपायराइट होता है। लोहा का, तो लोहा का क्या होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट। ये याद रखिए, एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट याद ही रहेगा, लाइमोनाइट याद ही रहता है, सीडे राइट पढ़ लीजिएगा, सीडे राइट कई बार पूछा गया है। सीडे, सीडे याद रखिएगा, सीडे राइट, तो सीडे राइट किसका होता है, तो सीडे राइट किसका होता है, इसका होता है। अब ये एक और होता है कैलको, याद है कैलको पायराइट, तो कैलको पायराइट, तो ये याद रखेंगे, कैलको पायराइट। यूरेनियम का देखते हैं, तो यूरेनियम का पिच ब्लेंड याद रखिएगा, यूरेनियम का यू क्या होता है, पिच ब्लेंड होता है। यूरोनाइट और कार्नोटाइट, तो यूरेनियम यू पिच ब्लेंड है, यूरेनाइट और कार्नोटाइट। तो यूरेनियम का क्या होता है, पिच ब्लेंड, यूरेनाइट और कार्नोटाइट है। लेड, पीबी क्या होता है, गैलेना, तो पीबी क्या होता है, गैलेना होता है, ये याद रखेंगे, पीबी गैलेना। तो पीबी क्या होता है, गैलेना होता है। अब देखिए यहाँ पर मिश्र, प्रमुख मिश्र धातु और उनका संगठन। तो प्रमुख मिश्र धातु और उनका संगठन। अब देखिए पीतल का होता है, पीतल इसमें पूछा जाता है, तो पीतल में ये मत याद करिए कितना कितना होता है, सिर्फ इतना याद रखिए, क्योंकि ये पूरा याद करेंगे तो भूल जाएंगे। कुछ तो याद कर लीजिए, पीतल में तांबा होता है और जिंक होता है, ये याद करिए। ठीक है, ये परसेंट अगर याद करेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे तो दोनों नहीं याद होगा, कम से कम एक तो याद करके चलिए। पीतल का क्या होता है, उसमें तांबा होता है और जिंक होता है, याद रखेंगे, तांबा और जिंक किस में। गन मेटल में क्या होता है, तांबा होता है, जिंक होता है और टिन होता है, गन मेटल में तांबा, जिंक और टिन। स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, स्टील होगा तो आयरन तो होगा ही। ये क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है। ठीक है, ये चिकन मतलब ये शाइनिंग वाइनिंग के लिए।
कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बन भी होता है। तो आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। आंख देखिए, जब मैं यहाँ बता दूं ना, इसके जैसे मैं बता दूं, इसके बाद थोड़ा सा आंख बंद करिए वीडियो पॉज करके। सोचिए कि स्टेनलेस स्टील में हमने क्या पढ़ा, आयरन पढ़ा है, मैग्नीज पढ़ा है, क्रोमियम पढ़ा है और कार्बन पढ़ा है। जो टफ रहे, ठीक है, या जो इम्पोर्टेंट रहे वो वाला मैं कह रहा हूँ। सब आंख बंद करके नहीं, तो मैं 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, मूर्ज धातु ये तांबा और जस्ता होता है। डच धातु में तांबा होता है, जस्ता होता है। जर्मन सिल्वर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये गन मेटल इंपॉर्टेंट है, पीतल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखेगा। जर्मन सिल्वर 51% निकल, ये तांबा 51%, 19% निकल होता है। जिंक 30% होता है। तो जर्मन सिल्वर ये याद रखिएगा। कांसा में याद रखिएगा, तांबा याद रखिएगा, टिन याद रखिएगा। कांसा में तांबा और टिन, ठीक है। कांसा में तांबा और टिन। कांसा क्या होता है, जो ये एथलीट्स होते हैं, जब ओलंपिक होता है, ओलंपिक खेल नहीं होता तो उसमें नहीं होता, कांसा पाया जाता है, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। कांसा को जो ब्रोंज बोलते हैं, तो उसमें तांबा होता है और टिन होता है, ब्रोंज जिसको मिलता है। इसीलिए कहते हैं जो थर्ड नंबर पे आता है उसको ब्रोंज मिलता है। तो कांसे में तांबा और टिन होता है। मैग्नेलियम, मैग्नीलियम, एल्युमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीलियम क्या में क्या होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है। ड्यूरोलीमिन, एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो एल्युमिनियम होता है, तांबा होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज होता है और मैग्नीशियम होता है। तो ड्यूरेलिमिन, ड्यूरेलिमिन लुमिन। तो ड्यूरोलुमिन क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, तांबा होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है। ये याद रखिएगा, ड्यूरे लुमिन। नाइक्रोम, नाइक्रोम का याद रखिएगा, निकिल होता है, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज। नाइक्रोम का निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज। तो नाइक्रोम का याद रखिएगा। नाइक्रोम में निकिल याद रखेंगे, लोहा याद रखेंगे, क्रोमियम याद रखेंगे, मैग्नीज। तो नाइक्रोम में निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज याद रखेंगे, ठीक है। नाइक्रोम में निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज। टाका, टाका में क्या याद रखेंगे, सीसा 63%, टिन 37%। तो टाका में, सोल्डर में क्या याद रखेंगे, सीसा 63% याद रखेंगे, टिन 37% याद रखेंगे सोल्जर में। टाइप मेटल, टाइप मेटल क्या होता है, सीसा 81% याद रखेंगे, एंटीमनी 16% और टिन 3%। तो टाइप मेटल में सीसा 81%, एंटीमनी 16%, टिन 3%। टाका में सीसा, टिन, ये याद रखेंगे, ठीक है। नाइक्रोम, निकिल, लोहा, क्रोमियम। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा स्लो स्लो बताना पड़ता है, 2 बार बोलना पड़ता है, ठीक है। क्यों 2 बार बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको याद हो जाए। वैसे तो मैं ऐसे 5 मिनट में पढ़ ही देता, ठीक है। इसमें लेकिन उसमें याद नहीं होगा, फिर उसका मतलब कोई नहीं रह जाता। पारा, थर्मामीटर, अमलगम सिंदूर बनाने में। तो ये उपयोग क्या होता है, एच जी का, एच जी, पारा का उपयोग एच जी से डिनोट करते हैं ना, ये भी पूछा गया है, पारा को किससे डिनोट करते हैं, तो एच जी से डिनोट करते हैं। तो इसको थर्मामीटर, अमलगम और सिंदूर बनाने में। मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो HgCl2, क्लोमेल के निर्माण में, कीटनाशक के निर्माण में। सोडियम बाइकार्बोनेट, अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम का फ्लैश बल्ब और धातु के मिश्रण में मैग्नीशियम का उपयोग। मैग्नीशियम कार्बोनेट का दंत मंजन में, दवा, जिप्सम साल्ट के निर्माण में होता है इसका प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या होता है, चीनी उद्योग में सीरे से चीनी तैयार करने में मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग है रुई की सजावट में, मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग होता है। कैल्शियम का पेट्रोलियम से सल्फर हटाने के लिए अभिवाहक के रूप में, अभिभारक के रूप में प्रयोग होता है कैल्शियम का। कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सीलाइड का ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और गारे के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और गारे के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, टूथपेस्ट, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का। जिप्सम का अमोनियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में। जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने में, स्थिर चिकित्सा और में पट्टी बांधने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे टूट टूट जाता है तो पट्टी नहीं बनती है, प्लास्टर चढ़ता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों का विरंजक में। कॉपर का बिजली का तार जानते हैं, पीतल के बर्तन बनाने में। अब देखिए यहाँ पर कॉपर, पीतल बनाने के बर्तन में, हाँ। कॉपर सल्फेट विद्युत सेलों के निर्माण में, कीटनाशक के रूप में। नीला थोथा कॉपर का शुद्धिकरण और रंग बनाने में। क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, ब्लू और ग्रीन कांच बनाने में क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड,
तो लाल कांच के निर्माण में क्यूप्रस है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद करिएगा, याद रखेंगे। क्यूपरिक पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्रू ग्रीन कांच के निर्माण में, क्यूप्रस लाल कांच के निर्माण में कीटनाशक के रूप में, क्लोरीन मस्टर्ड गैस टिंचर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का प्रयोग होता है। ब्रोमीन का औषधि टिंचर निर्माण उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में ब्रोमीन का निर्माण होता है। आयोडीन का रंग उद्योग में, कीटनाशक और टिंचर आयोडीन बनाने में। तो आयोडीन का प्रयोग किसमें होता है? रंग उद्योग में, कीटाणुनाशक टिंचर आयोडीन बनाने में इसका प्रयोग होता है आयोडीन का। ब्रोमीन का औषधि टिंचर, ये सब ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखते हैं ये। अब देखिए मैं इसको क्यों कहता हूँ आपको पढ़ने के लिए, ये इस जो बुक आई है देखिए, इस बुक को मैं इसलिए आपको कहता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आप एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ एमसीक्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा चीजें आप नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हर एक चीजें कवर कर दे रहे हैं। एमसीक्यू में कुछ सेलेक्टेड चीजें ही कवर कर पाएंगे, लेकिन इस बुक को पढ़ेंगे तो लगभग आपका पूरा हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, पढ़ाते रहते वो दिमाग में आपको छा जाता है। जब वो छा जाता है तो वो वहां पर अगर बाई चांस वही आ गया तुरंत आप कर लेते हैं। तो ये होता है, इसीलिए यहाँ पर इस बुक को पढ़ने का ये होता है, सब कुछ आपका रिवीजन हो गया एक बार में। अब एमसीक्यू करेंगे तो आपका एमसीक्यू सही है, मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू सही है, लेकिन अभी समय पे इतना सही नहीं है, क्योंकि अभी समय पे आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस एक बार में कवर कर देना है। पूरा सिलेबस खत्म कर देना, चाहे पॉलिटी का, चाहे हिस्ट्री का, चाहे बॉय को, चाहे किसी का भी, ठीक है। ताकि सब कुछ तैयार हो जाए, कुछ मतलब सामने से गुजर जाए हर एक चीजें। क्योंकि पीसीएस जो आयोग है आपका, इसका कुछ नहीं पता है कहाँ से क्या दे दे, ठीक है। आप देख रहे हैं 1-2 साल से कहाँ से क्या आ रहा है कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। इसीलिए एक बार अपनी आंखों से सब कुछ गुजार दीजिए, ठीक है, जितना भी सिलेबस है, ताकि कुछ ना कुछ आपके जैसे अगर 100% आप गुजार देते हैं अपनी आंखों से, 100% में मैं कहता हूँ 30% भी आपके दिमाग में आ गया, 30% भी, तब भी बहुत ज्यादा कुछ आ गया आपके दिमाग में, ठीक है। ये कह रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर सल्फर क्या होता है। सल्फर औषधि कीटनाशक के रूप में बारूद के निर्माण में सल्फर का यूज होता है। फास्फोरस का, श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में, लाल फास्फोरस दिया सलाई के निर्माण में, फास्फोरस ब्रांज बनाने में इसका प्रयोग होता है। हाइड्रोजन H2, अमोनिया उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में हाइड्रोजन H2 का प्रयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। भारी जल D2O न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं ड्यूटेरियम यौगिकों के निर्माण में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में उपयोग होता है। भारी जल न्यूट्रॉन के मंदक, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, क्योंकि इसका भी D2O का भारी जल का भी संयंत्र लगाया जाता है, ठीक है। बहुत जगह लगाया गया है भारी जल का संयंत्र, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्लाज क्लोरीन रंग क्लोराइड लवण के निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो स्टोरेज बैटरी उर्वरक उत्पादन पेट्रोलियम के शुद्धिकरण रंग उत्पादन प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अमोनियम, अमोनिया का रेयान बनाने में, आइस फैक्ट्री में प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड शल्य चिकित्सा में उपयोग होता है, शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में। प्रोड्यूसर गैस का भट्ठी को गर्म करने में, सस्ते ईंधन और धातु के निस्सरण में प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। वाटर गैस, निष्क्रिय वातावरण तैयार करना, बिल्डिंग कार्य में वाटर गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब निष्क्रिय वातावरण मतलब कहीं धरना उड़ना हो रहा है, वहां पर वाटर गैस छोड़ दे, ठीक है। अब देखिए, फिटकरी औषधि निर्माण में, चमड़ा उद्योग में, जल में को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में इसका बहुत काम आता है। कपड़ों की रंगाई में काम आता है। जिंक बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में, ये याद रखिएगा, जिंक काम आता है। जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में, पोर सेलिन में चमक लाने में। जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में प्रयोग होता है। फेरस ऑक्साइड क्या होता है? फेरस लवणों के निर्माण और हरा कांच बनाने में इसका प्रयोग होता है। फेरिक ऑक्साइड फेरिक लवणों के निर्माण में, जेवरात पालिश करने में निर्माण होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद बनाने में, पोटेशियम सल्फेट का उर्वरक बनाने में, मोनो पोटेशियम का बेकरी बनाने में प्रयोग होता है। ये देखते हैं अब हमारा यहाँ पे
यहाँ क्या करा है, रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम और रासायनिक नाम और सूत्र। जैसे धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, तब जब भी बेकिंग आ जाए, खाने का सोडा आ जाए, तो बाई याद रख लेना। बाई क्या है, बाई घर पे आती है खाना बनाने, तो बाई क्या घर पे खाना बनाने आती है। तो बेकिंग सोडा बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ऐसे याद करेंगे। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक NaOH होता है। यहाँ इसका फार्मूला याद रखिएगा, NaHCO3, तो याद रख लेंगे NaHCO3, Na2CO3। अब यहाँ पर साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl याद रखेंगे। साधारण नमक, सॉरी, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। विरंजक चूर्ण सॉरी, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम CaOCl याद रखिए। पाउडर ऑक्सी क्लोराइड COCl2 याद रखिएगा, CaOCl2। फिटकरी याद रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट इसका नाम होता है, ठीक है। Al2SO4 S3, ठीक है, का होल थ्राइस। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है इसको, शुष्क बर्फ CO2 ठोस, ठीक है। मार्स गैस मीथेन, ठीक है, CH4। मूर्खों का सोना आयरन पायराइट, RF, क्वेश्चन पूछा गया है, मूर्खों का सोना FeS, ठीक है। रेड लेड, ठीक है, रेड लेड टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। ट्राइफ्लाविक टेट्रा ऑक्साइड Pb3O4 होता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, COH का होल ट्वाइस। बूझा चूना होता है, तो बूझा चूना किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, क्विक लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। तो बूझा चूना क्विक लाइम CO होता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 2H2O, CaSO4, ठीक है, 2H2O याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये होता है चूने का पत्थर, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CuCO3 होता है। हरा कशीस क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। नीला थोथा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, पूछा जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, बहुत बार पूछा गया है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। तो नीला थोथा कॉपर, नीला कॉपर, नीला कॉपर, इसे याद करिए, नीला कॉपर, नीला कॉपर। CuSO4 5H2O। सुहागा बोरेक्स याद रखेंगे, सुहागा बोरेक्स होता है। नवसागर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नवसादर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। बोरेस का फार्मूला क्या होता है, Na2BO4 B4O7 10H2O, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। और नवसादर का NH4Cl, नवसादर अमोनियम क्लोराइड। नवसादर को अमोनियम क्लोराइड पूछेगा, ये देखो तीनों यही पूछता है ज्यादा, ये ठीक है। नीलत होता कॉपर, सुहागा बोरेक्स होता है, नवसादर अमोनियम क्लोराइड होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कौन होता है, चूने का पत्थर, ठीक है। बुझा चूना क्विक लाइम बोलते हैं उसको, ठीक है। बुझे चूने, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होता चूना बिना, ये सॉरी यहाँ लिखा गया चूना बिना बुझा, ठीक है। एक तो चूना बुझा हुआ होता है, एक चूना बिना बुझा हुआ है। जो चूना बिना बुझा होता है उसको क्यूक लाइम बोलते हैं, क्यूक लाइम। और जो चूना बुझा हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो चूना, जो चूने का पानी जो बुझा हुआ होता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो में बुझ गया है तो हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। और जो ये चूना बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये रहता है, ठीक है, बिना बुझा। क्यूक लाइन मतलब क्यों, जल्दी से रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक का फार्मूला होता है CaOH, जब हाइड्रोक्साइड HOH लगा दीजिएगा होल ट्वाइस, और जब ये हाइड्रा कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो CaO लगा दीजिएगा, बस, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पर है इंपॉर्टेंट बहुत, जो पूछा जाता है बहुत। जैसे ड्राई आइस का लिख दीजिएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला मत भूलिएगा, NaHCO3, ठीक है, Na2CO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक पदार्थ और उनके प्राकृतिक स्रोत, जैसे केसेन प्रोटीन। केसेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है। इनके प्राकृतिक केसेन प्रोटीन, केसीन, तो याद रखिएगा, केसीन तो दूध और पनीर में। तो केसीन कहाँ पाया जाता है, दूध और पनीर में। निकोटीन तंबाकू, पता ही होगा आपको। कैफीन, कैफीन चाय में, कॉफी में, कोको चॉकलेट, ये मतलब अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं तो आपका कैफीन,
है, ठीक है, वहां पे पाया जाएगा। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल याद रखिएगा, चींटी बिच्छू के डंक विष में। तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? चींटी में पाया जाएगा, बिच्छू के डंक विष में आदि में फॉर्मिक अम्ल मिलता है। यहाँ पर देखते हैं, कांच का रंग और धातुओं का यौगिक क्या होता है? कांच का रंग और धातुओं का योग, गहरा नीला। धातुओं का यौगिक क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो गहरा नीला क्या होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है। गहरा जब लाल होता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का यौगिक होता है, इसलिए गहरा लाल हो जाता है। नारंगी, सिलेनियम ऑक्साइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, गहरा नीला और गहरा लाल दोनों याद कर लीजिएगा। एक कोबाल्ट जब आएगा तो नीला हो जाएगा, क्यूप्रस आ जाएगा तो लाल। क्यूप्रस तो रस, लाल तो याद रखिएगा क्यूप्रस लाल। नारंगी सिलेनियम ऑक्साइड, पीला जब होगा कैल्शियम सल्फाइड हो जाए, भूरा फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, हरा फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। तो हरा क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है। यहाँ बता, विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान, जैसे गोबर के उपले, तो गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कितना हो, ये सब देख लीजिए किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है किसका सबसे ज्यादा, यहाँ पर मान किसका हो सकता है आपका? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका दिख रहा है? हाइड्रोजन का दिख रहा है। लिए 1,50,000 दिख रहा है उसमें, मान सोचिए इन सबसे कितना ज्यादा है, किसका? हाइड्रोजन का। गोबर के उपले का, जो अमेजोन पे आप कंडा देखते हैं, कंडी देखते हैं, वो कितने उपला हो, किसका? 6,000 से 8,000, ठीक है, उसमें मान होता है। ये याद रखिएगा। लकड़ी का तो 17,000 से 22,000 उसमें मान। कोयले का 25,000 से 33,000। पेट्रोल का 45,000। मिट्टी का तेल 45,000। डीजल 45,000। ये याद रखेंगे। चाहे आप पेट्रोल की बात करते हैं, चाहे मिट्टी का तेल की बात करते हैं, चाहे डीजल की बात करते हैं, ये सभी का क्या होता है? 45,000 ही होता है। तो पेट्रोल का भी 45,000, मिट्टी का तेल का और डीजल का, तीनों का 45,000 ही याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि मिट्टी का तेल सस्ता मिलता है, ठीक है, डीजल सस्ता मिलता है, तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, सब यहाँ पर सेम ही है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल सब 45,000। अब तो मिट्टी का तेल देखने को भी नहीं मिलता, कहाँ चला गया, ठीक है, कोई यूज ही नहीं आता। मीथेन 50,000 याद रखिएगा। सीएनजी 50,000, मतलब डीजल से ज्यादा इसका उसमें मान मीथेन का होता है, सीएनजी का होता है। तो याद रखिएगा सीएनजी डीजल से ज्यादा, पेट्रोल से ज्यादा होता है, तो सीएनजी का, ठीक है। एलपीजी 55,000, एलपीजी कितना होगा? 55,000। जैव गैस 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन का तो आगे हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा यह याद रखिएगा, चाहे मीथेन हुआ, सीएनजी हुआ, एलपीजी हुआ, इनका या ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, डीजल, इन सबसे ज्यादा है, पेट्रोल मिट्टी डीजल से ज्यादा है। मीथेन हुआ 50,000 हो जाता है, 5,000, इसका 10,000 ज्यादा हो जाता है ठीक है। दो मीथेन सीएनजी का तो 5,000 ज्यादा हो जाता है, इसका 10,000 सीधे ज्यादा होता है एलपीजी का। याद हो गया होगा आई थिंक आपको। यह भार और द्रव्यमान में अंतर, पृथ्वी का आकर्षण, डब्लू मतलब और द्रव्यमान, पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु और पदार्थ का परिणाम होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। मतलब पृथ्वी का आकर्षण बल भार के अकॉर्डिंग, ये द्रव्यमान वस्तु का पदार्थ का परिणाम होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका इसका मात्रक किलोग्राम होता है। यह एक सदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है, ये याद रख लेंगे। भार कौन सा है? एक सदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, याद रखेंगे, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। तो याद रखिएगा, वस्तु का जो भार होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में इतना होता है, जल में, ठीक है, कांच में, अभी तो ये तो आया था एक, ये याद रखेंगे प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर देखते हैं इधर, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, अभी ये तो आया ही था। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा होता है, फिर लोहा फिर होता है, फिर स्टील होता है, ठीक है। समुद्री जल 1531 होता है, हाइड्रोजन 1284 होता है, वायु का 384,
44 प्रति मीटर सेकंड, 344 प्रति मीटर सेकंड, वहाँ 46 दिया था शायद। वायु 331 मीटर प्रति सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 होता है, 22 डिग्री सेल्सियस, अच्छा वहाँ 25 दिया था, याद रखेंगे, तो 25 होगा तब 346 होगा। वायु का 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या करें। प्रमुख वैज्ञानिक और उनका योगदान, जैसे आर्कमिडीज। आर्कमिडीज ने उत्प्लावक नियम का, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूंसी, उत्तोलक का नियम दिया था, मूल देश यूनान के थे। गैलीलियो, जड़त्व का नियम, इटली ने। क्रिश्चियन हाइगेंस, प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था, हॉलैंड के निवासी। आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, गति के नियम और परावर्तित दूरदर्शक, इसका नियम दिया था आइजैक न्यूटन ने। माइकल फैराडे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम माइकल फैराडे ने दिया था, तो माइकल फैराडे क्या था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम दिए थे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, प्रकाश और विद्युत तरंग का दिए थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, याद रखिए। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, या कौन, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंगे, जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंगे। डब्ल्यू सी रोंटजन, एक्स किरणें, डब्ल्यू सी रोंटजन एक्स किरणें, याद रखिएगा। जे जे टॉमसन, इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे। मैरी क्लोडोस्का क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन। तो मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी, ठीक है, इनके बारे में याद रखिए, ये पोलैंड की निवासी थी। जे जे टॉमसन इंग्लैंड के थे ये, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या करें। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रकाश विद्युत प्रकाश का विश्लेषण, सापेक्षिक सिद्धांत, थ्योरी, रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन है। विक्टर फ्रांसिस साइंस, कॉस्मिक विकिरण सिद्धांत दिया था। आर ए मिलिकन, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप। अर्नस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिकीय निधन, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब देखिए नील बोर, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल, इन्हें नील बोर ने किया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, ठीक है। लुइस विक्टर द ब्रॉगली, द्रव की तरंग प्रकृति। मेघनाथ साहा, तापिक आयनन, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस, क्वांटम सांख्यिकी। वाल्फ गेंग पॉली, अपवर्जन नियम दिए थे। एनरिको फर्मी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। वर्नर हेजनबर्ग, क्वांटम यांत्रिकी। पॉल डीरैक, अपेक्षित इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, क्वांटम सांख्यिकी। एडविन हुबल, प्रसारी विश्व। अर्नस्ट आयरलैंडो लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन। हिडेकी युकावा, नाभिकीय बलों का सिद्धांत दिए थे। होमी जहांगीर भामा, कॉस्मिक विकिरण सोपानी प्रक्रम। लेवी डेविड लैंडो, संगणित द्रव सिद्धांत, द्रव हीलियम, ठीक है, इन्होंने दिया था। एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास से भारत के थे। जॉन बर्डिन, ट्रांजिस्टर अतिचालकता, ठीक है, जॉन बर्डिन। सी एच टाउन्स, मेसर लेसर, अब्दुस सलाम, दुर्बल और विद्युत चुम्बकीय, यूनिफिकेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरेक्शन। अब देखिए भाप इंजन, तो याद रखेंगे यहाँ पर भाप इंजन उष्मा गति के ये वैज्ञानिक सिद्धांत का, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन पर, नाभिकीय रिएक्टर फिजन पर काम करता है। रेडियो टेलीविजन, जनरेशन प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर काम करता है, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर डिजिटल लॉजिक पर काम करता है। अति चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन, सुपर कंडक्टिविटी पे। लेसर, याद है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, इस पर काम करता है। रॉकेट नोदन, न्यूटन के गति का नियम, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। रॉकेट नोदन न्यूटन के गति के नियम पर काम करता है, तो रॉकेट नोदन। विद्युत जनित, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जल विद्युत शक्ति, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में। वायुयान, तरल गतिकी में बर्नौली का सिद्धांत, याद रखिए। कण त्वरित, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति, कण तरंग की। सोनार, परासर्प तरंगों का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, सोनार परासर्प तरंगों का परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्राकृतिक रेसे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपा ये काम करता है। अपारवर्ती अब नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ये तनु फिल्म प्रकाशीय वितरण पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन की तरंग गति, तरंग प्रकृति पर काम करता है। प्रकाश विद्युत सेल,
प्रकाश विद्युत और प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाशनलयन परीक्षण रिएक्टर, टोकामेक प्लाज्मा के चुंबकीय प्रतिरोध पर काम करता है, परिरोध पर, बृहद मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन होता है, बोस आइंस्टीन दाब, लेसर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण और शीतलन यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, कोलाइड्स के समान उदाहरण एरोसोल, कोहरा हुआ, बादल हुआ, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन, निथार, ये होता है। फोम क्या होता है, सेविंग क्रीम होता है, याद रखिएगा फोम, ये सेविंग क्रीम, इमल्सन दूध फेस और क्रीम में होता है। सोल क्या होता है, मैग्नीशियम कीचड़ में। फोम का रबड़ स्पंज में, ठीक है, इसका उदाहरण है। फोम क्या होता है, रबड़ स्पंज का उदाहरण है। सोल मैग्नीशियम मिल्क कीचड़ का है। इमल्सन दूध और फेस क्रीम का उदाहरण है, फोम सेविंग क्रीम का। जेल क्या है, जेली हुआ, पनीर हुआ, मक्खन, इसका उदाहरण। ठोस रंगीन रत्न पत्थर दूधिया कांच का उदाहरण है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलिए कुछ मिश्र धातु है उनके अवयव और उनके उपयोग ये देखते हैं, ठीक है। ये सब तो अभी पढ़े ही थे लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं। क्या होता है, पीतल ब्रास जो होता है, तो ये तांबा और जिंक याद रख लेंगे। स्टील क्या होता है, लोहा और कार्बन। स्टील में हमेशा याद रखेंगे लोहा कार्बन जरूर पाया जाएगा, ठीक है। स्टील में लोहा और कार्बन, स्टेनलेस स्टील में लोहा निकल क्रोमियम कार्बन, लोहा निकल क्रोमियम कार्बन। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में लोहा निकल कार्बन क्रोमियम, लोहा निकल कार्बन क्रोमियम। टांका सोल्डर में सीसा और टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सीसा और टिन, टांका में सोल्डर में क्या होता है, सीसा और टिन होता है। कांसा में ब्रोंज में तांबा टिन होता है, याद रखिएगा। ये ब्रास है, ब्रास में तांबा और जिंक होता है, और यहाँ पर कांसा में तांबा टिन होता है, तो दोनों में ये अंतर लगाइएगा। जब ब्रोंज आए तो ये देखिए दोनों में अंतर है। जब ब्रास आए तो तांबा और जिन, सी यू जेड एन लगाइएगा, और जब ब्रोंज आए, देखिए दोनों का उल्टा है। ब्रास आए तो यहाँ पर जड वाला मत लगाइएगा, ठीक है, जडियन यहाँ लगाइए। ब्रास में जडियन लगाइएगा, यहाँ भी जड चाहिए और यहाँ भी जड चाहिए। ये यस चाहिए, इसका यस उठा लीजिएगा इधर कर दीजिएगा, इसका जड इधर कर दीजिएगा। जब भी आपसे ब्रास पूछे तो ब्रास में आपको याद होना चाहिए। फिर दिमाग में सोचिए, ब्रास में जड आ रहा नहीं, तो सी यू तो याद ही रहेगा, ठीक है। तांबा, तांबा दोनों में है, सी यू याद रहेगा। जड हमको लाना है, ब्रास में जड नहीं है तो जड लाना है, तो जडियल लगा दीजिए। अब ब्रोंज में, ब्रोंज में हमारा जड तो है, यस लाना है, तो सी यू यस यल लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर यस है तो यहाँ यस लाना है, तो बस ऐसी याद करिए, याद हो जाएगा। ब्रास में जड नहीं है तो जड लाना है, तो जडियल लगा दीजिए। ब्रोंज में यस नहीं है तो ब्रोंज में कहा यस है तो यस लगा दिए, यस एन हो जाएगा बस। देखिए कुछ कुछ चीजें होती है, ऐसे ही ट्रिक बना लिया करिए, याद हो जाता है। अब आपको नहीं भूलेगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहती है, ठीक है। और जो नए बच्चे होंगे यहाँ जुड़े होंगे उनसे बता देना चाहता हूँ, जो आई दृष्टि है उसका एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने सब कुछ करवा दिया है, ठीक है। मतलब अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल छोड़ के लगभग सब कुछ करवा दिया है। जाके प्लेलिस्ट बना है आई दृष्टि 2025, एमसीक्यू के फॉर्म में वही सब सभी, ये जो आपका थ्योरी में दिया रहता है, वन लाइनर में दिया रहता है, उसको हमने ऑब्जेक्टिव तरीके से करवाया है, ठीक है। ताकि क्या होगा, आपको आसानी से रिवीजन हो सके, तो उसको जाके प्लेलिस्ट बनाए वहां से देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यहाँ पर देखते हैं, ड्यूराल्यूमिन, एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जर्मन सिल्वर याद रखिएगा, तांबा, निकेल, जिंक। गन मेटल याद रखिएगा, 5 से 10% एसएन, 2 से 5% एस, और शेष मात्रा। बेल मेटल क्या होता है, सी 80% होता है, 20% होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, 90 से 95, 5 से 10, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम होता है, ये परसेंट मत याद करिए, यही याद करिए कि मैग्नीशियम में एल एम जी होता है, बेल मेटल में सी यू एस एन होता है, गन मेटल में एस एन होता है, गन में जेड एन होता है, सी यू होता है गन मेटल में, ये याद रखिएगा। एलेनिको, एलेनिको याद, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट और लोहा, एल्निको होता है। एल निको, ठीक है, यह लिखिएगा एल निको, ऐसे होगा ना, एफ ही लगा दीजिएगा। फिर एल्युमिनियम निकेल और सीओ लगा दीजिएगा, और लास्ट में एफ ही जोड़ दीजिएगा। इलेक्ट्रम मुख्यतः स्वर्ण और रजत की मिश्र धातु, अल्प मात्रा में तांबा प्लेटिनम आदि धातु उपस्थित में। नाइक्रोम, ये नाइक्रोम याद रखें, मुख्यतः निकेल और कर्मागत की क्रोमियम मिश्र धातु और अल्प मात्रा में लौह मैग्नीज आदि की उपस्थिति में।
ब्रिटेनिया मेटल। ठीक है। टिन, एंटीमनी, तांबा, ब्रिटेनिया हो जाता है। बस इसका उपयोग है, ये देख लीजिएगा। ठीक है। उपयोग मतलब सब कुछ वही होता है लगभग। सब कुछ मूर्ति, तांबा, यही सब बर्तन, यही सब बनाने में काम आता है। ठीक है, लगभग हर जगह देखेंगे सिक्के, बर्तन, मूर्ति, यही सब। एल्निको याद रख, शक्तिशाली चुंबकों के निर्माण में, जिसका अलग है वही याद रखेंगे। जैसे एल्निको का उपयोग शक्तिशाली चुंबक के निर्माण में होता है। ठीक है। बेयरिंग, बेयरिंग ने फैन में लगा रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अम्ल किस में पाया जाता है। देखिए, अगर हम कहते हैं, ये आया अभी अभी पढ़ाया भी था, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के साइट्रस फल के संतरा नींबू में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है, स्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस फल में होता है, विटामिन सी होता है, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम में होता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर और कच्चे आम आदि में होता है। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी किस में पाया जाता है, चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिचड़ी, खिड़की के कांच आदि साफ करने में के लिए उपयुक्त होता है, याद रखिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में होता है, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ये याद रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया आपका। हाँ। संतृप्त मोनोकार्बोनिक अम्ल और सूत्र और नाम। देखिए, इनका नाम क्या होता है, अम्ल का नाम क्या, फार्मिक अम्ल, इसका सूत्र होता है, ये याद रख लेंगे आईयूपीएसी मेथोनोइक अम्ल, आईयूपीएसी नाम। एसिटिक अम्ल का नाम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का एथोनोइक अम्ल होता है, एसिटिक का इसका नाम क्या होता है, एथोनोइक अम्ल, आईयूपीएसी नाम। ठीक है। और प्रोपियोनिक अम्ल का प्रोपेनोइक अम्ल होता है, ब्यूटोरिक अम्ल का ब्यूटोनाइक अम्ल होता है। ठीक है। आइसोब्यूटोरिक अम्ल का टू मेथिल प्रोपियोनिक अम्ल होता है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं अमोनियम सल्फेट 21%, अमोनियम क्लोराइड 25% पाया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट 35%, नाइट्रोजन उर्वरक में नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन क्या परसेंट होता है। अमोनियम नाइट्रेट कितना पाया जाता है, 35%। कैल्शियम ये 17%, नाइट्रेट ये आपका यहाँ 21%। कैल्शियम साइनाइड, साइनामाइड 45%। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे किस में क्या पाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इतना इसका याद कर लीजिएगा। अमोनियम सल्फेट 21% पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड 25% पाया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट 35%। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तीनों याद कर लेंगे। ठीक है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरकों में। ठीक है, तो अमोनियम से ये नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं क्या, फास्फेटिक उर्वरकों में फास्फेट कितना होता है, तो देखिए सुपर फास्फेट 16 से 47% होता है, एमोफॉस 48% होता है, बेसिक स्लैग 15 से 25% होता है, हड्डी का चूरा 20 से 35%, रॉक फास्फेट 25 से 30%, कैल्शियम फास्फेट 50%, मेटा फास्फेट 64% होता है। ठीक, कैल्शियम फास्फेट मोनो 50%, मेटा फास्फेट 64%। पोटेशियम उर्वरकों में पोटास कितना होता है, पोटास, पोटेशियम क्लोराइड 48 से 60%, पोटेशियम सल्फेट 48 से 50, काइनेट कितना होता है 12 से 16%, पोटेशियम नाइट्रेट आपका याद रखेंगे 44% होता है, लकड़ी की राख 3 से 7% होता है, लकड़ी की राख ये इधर चला गया। ठीक है। और तंबाकू का डंकल ये 4 से 9% होता है, ये याद रखिएगा। ये इसका हो जाता है, इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है, ये हाँ, ये इसका हो जाता है, ये इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया गया है। ठीक है, इसी बुक में। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे किसका क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं जैसे जूलॉजी क्या होता है। जूलॉजी जंतुओं और विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी का तो जंतुओं का विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पौधों का
देखिए पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्म जंतु के जीवाश्मों का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पैलियो बायोलॉजी, तो पैलियो बायोलॉजी क्या होता है, जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियो बॉटनी क्या होता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या किया जाता है, पैलियो बॉटनी। इकोलॉजी क्या होता है, सजीवों पर उनके चारों तरफ पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स क्या होता है, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों और इनकी वंशावगति का अध्ययन किया जाता है, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों में कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है, फिजियोलॉजी। पेडोलॉजी, मृदा वाला याद रखिए, मृदा निर्माण, इनका अध्ययन किया जाता है। जिरंटोलॉजी क्या होता है, मनुष्य में वृद्धावस्था व काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी क्या कहते हैं, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहता है। तो जिरेंटो पूछा जाता है, वृद्धाश्रम, वृद्धावस्था जो आ जाता है, जिरेंटोलॉजी। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का। ईथो, जब ईथो कहे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ईथो कहे, जो टफ होता है वही बनेगा, सिंपल नहीं बनेगा। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का, किस प्रकार से कोई जंतु व्यवहार कर रहा है। जैसे भूकंप आता है, तो ये जो जानवर हमारे आसपास रहते हैं, चाहे वो कुत्ता हो गया चाहे बिल्ली हो गई, तो वो क्या, उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। आने से पहले, भूकंप आने से पहले उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उन्हीं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। या उनके किसी भी चीज़ का, मतलब एग्जाम्पल दिए इतना, बहुत सी चीज़ें का व्यवहार होता है, सबका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए बायोनिक्स क्या होता है, बायोनिक्स, यह यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन है जो जीवित जीवों के अंगों की तरह कार्य करता है। बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक तरीकों और प्रणालियों का इंजीनियरिंग प्रणाली और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अध्ययन और डिजाइन के लिए अनुप्रयोग है। बायोजेनिक का शब्द वर्ष 1958 में जैक ई स्टील द्वारा दिया गया था। बायोनिक्स क्या होता है, बायोनिक्स जीवधारियों तथा उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, इसे पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, क्या है, इसे पारिस्थितिकी इकोलॉजी भी कहा जाता है, बायोनिक्स कहलाता है। ठीक है। मायोलॉजी क्या होता है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। मेमोलॉजी क्या कहता है, स्तनधारी जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मैमोलॉजी क्या स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मैमोलॉजी कहता है। बायोनॉमी क्या कहता है, जीवन के नियमों का से संबंधित अध्ययन को बायोनॉमी कहलाता है। तो बायोनॉमी क्या कहता है, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन को बायोनॉमी कहते हैं। बायोमेट्री, गणित व सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। गणित और सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री। फेनोलॉजी क्या कहलाता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेनोलॉजी क्या होता है, ये याद रखेंगे। एंथोलॉजी क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी क्या, घास से संबंधित अध्ययन को एग्रोलॉजी कहलाता है। करेक्ट। पैलिनोलॉजी क्या कहलाता है, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। पैलिनो ऑन्कोलॉजी क्या, कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अंदर। एंक्रोलॉजी। टोरेटोलॉजी क्या, शरीर विकास की आने वाली असमानताओं का अध्ययन। टेरेटोलॉजी कहा जाता है। कैंड्रोलॉजी क्या कहलाता है, उपास्थि से संबंधित अध्ययन को कैंड्रोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी क्या कहता है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। हिमेटोलॉजी क्या कहलाता है, रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहता है। न्यूरोलॉजी क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या कहलाता है, एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में उपस्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। लिथो स्प्रे में, लिथो पत्थर से ना, पथरी, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पैथोलॉजी क्या है, रोगों की प्रकृति लक्षणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। रोगों की प्रकृति लक्षणों और कारकों का अध्ययन, जैसे पैथोलॉजी नहीं खुला रहता है कि उस वहाँ पर जांच होता है हर चीज का, तो उसी से है related। पैरासिटोलॉजी क्या कहता है, परजीवियों का अध्ययन, ठीक है, पैरासिटोलॉजी, इसी से पैरासिटामोल बना है। वायरोलॉजी क्या होता है, विषाणुओं का अध्ययन को वायरोलॉजी का। बैक्टीरियोलॉजी के जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। सिरमेकोलॉजी क्या कहता है, चींटियों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी क्या कहलाता है,
मोलास्क और इसके खोलों का अध्ययन कहलाता है मेलेकोलॉजी। इकिथोलॉजी क्या है, मत्स्य की संरचना कायिक और का अध्ययन कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी क्या था, सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। हार्पेंटोलॉजी क्या है, उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन हार्पेंटोलॉजी कहलाता है। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन को आर्निथोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या है, त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहता है। ट्रोपोलॉजी क्या कहलाता है, पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोपोलॉजी कहलाता है। टेट्रोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहता है टेटोलॉजी। ठीक है। अब देखिए शब्द सब, एपी कल्चर क्या होता है, शहद शहद उत्पादन से संबंधित होता है एपी कल्चर। एबी कल्चर क्या होता है, पक्षी पालन को एबी कल्चर कहते हैं। एक्वा कल्चर क्या होता है, जलीय जीव जंतुओं के वनस्पतियों का संरक्षण एक्वा कल्चर कहा जाता है। एगा कल्चर क्या कहता है, इसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। एगा कल्चर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एगा कल्चर क्या होता है, तो इसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। ये हो गया एगा एक्वा कल्चर, एगा कल्चर। एगा शैवाल हो गया। पीसी, पीसी याद रखिएगा, मत्स्य मछली पालन, याद रखिएगा मत्स्य पीसी। पीसी आप किसको कहते हैं, एक एक्ट्रेस है पीसी, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो वो अगर कोई मूवी देखे होंगे, शायद बनी है उनके ऊपर कि नहीं बनी है, पीसी जो ये जलपरी होती है, मछली नहीं लगती, तो ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि कोई एक्ट्रेस ही तो जलपरी का रोल करेगा, तो ऐसे याद कर लीजिएगा पीसी कल्चर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। देखिए यहाँ हो सकता है आपको लगे सिंपल है, लेकिन जब माइंड प्रेशर क्या होता है वहाँ कॉलेज, वो क्या कहते हैं, वहाँ पर होता है जहाँ पेपर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा माइंड सिंपल चीज़ें भी नहीं आती है। ठीक है। तो पीसी कल्चर मछली पालन, एग्रीकल्चर तो इसको जानती है, पशुपालन से संबंधित ये सब। सेरी कल्चर क्या होता है, कच्चे रेशम से संबंधित रेशम कीट पालन, ये सेरी कल्चर के अंदर। सिल्वी कल्चर क्या होता है, संवर्धन, तो सिल्वी कल्चर होता है वन संवर्धन। स्पॉन्जी कल्चर का स्पॉन्जी स्पंज संवर्धन। फ्लोरी कल्चर फूलों की खेती। ओलोरी कल्चर सब्जियों की कृषि। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि। अरबो कल्चर के वृक्षों झाड़ियों की। ठीक है। हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, फूलों फलों और इसकी। पोमोलॉजी फलों की कृषि होती है। पोमोलॉजी फलों की। एग्रोनॉमी फसलों की खेती होती है, एग्रोनॉमी। वर्मी कल्चर क्या होता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। और ओस्ट्री कल्चर क्या होता है, व्यापार हेतु सांपों में कृत्रिम प्रजनन, ओस्ट्री कल्चर होता है। तो व्यापार हेतु सांपों में कृत्रिम प्रजनन ओस्ट्री कल्चर होता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ओलेरी कल्चर क्या होता है, जैतून का उत्पादन संरक्षण और व्यापार ओलेरी कल्चर होती है। ठीक है। हेली कल्चर क्या होती है, घोंघे का संवर्धन हेली कल्चर कहता है। बीटी कल्चर होता है अंगूर का उत्पादन, बीटी कल्चर कहता है। मैरी कल्चर क्या होती है, मानव उपभोग हेतु समुद्र जीवों का संवर्धन, आपका मैरी कल्चर होता है। मोरी कल्चर शहतूत की खेती मोरी कल्चर कहलाता है। शहतूत की खेती क्या कहलाती है, मोरी कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स याद रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स कौन सा होता है, वो जो आपका ये पानी में सब कुछ होता है वो हाइड्रोपोनिक्स होता है। ठीक है। एरोकल्चर मृदा विहीन पादप संरक्षण, तो इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, एरोपोनिक्स कहते हैं, ये एरोकल्चर कहते हैं। मतलब चाहे वो कहीं भी उगाइए, जहाँ पर मृदा का उपयोग नहीं होता है उसको हाइड्रोपोनिक्स, एरोकल्चर मतलब ये हवा में भी उगाते हैं, तो ऐसे होते हैं, ये क्या कहा मृदा विहीन। प्रमुख बिना विटामिन और उनके स्रोत से होने वाले रोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है, रतौंधी, जीरोथैलेमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। प्रमुख स्रोत कौन सा होता है, गाजर होता है, हरी सब्जियां होती है, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये सब होता है, ये याद रखेंगे। तो विटामिन ए, रतौंधी, विटामिन ए याद रखिएगा, रतौंधी, जीरोथैलेमिया, संक्रमण, ये कमी से रोग होने, इसको रेटिनॉल, इसका रेटिनॉल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन रेटिनॉल। ठीक है, तो याद रखेंगे। विटामिन बी वन में बेरी बेरी वृद्धि रुकना, अनाज, फल, सोयाबीन, ये होता है, तो याद रखिएगा। बी वन में बेरी बेरी, तो बेरी एक बी वन ए रख दीजिए, एक बी वन ए रख दीजिए। ठीक है, बी वन बेरी, तो इसका थायमिन होता है, थायमिन, तो बेरी बेरी थायमिन। बी टू किल किलोसिस, इसमें रोग कौन सा हो जाता है, बी टू से किलोसिस हो जाता है, पनीर अंडे ये सब होता है, इसमें राइबोफ्लोविन इसका नाम होता है। तो सबसे ज्यादा तो यही सब इम्पोर्टेंट है।
ठीक है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन इसका बी 2 होता है, बी 1 थायमीन होता है, बी विटामिन ए रेटिनॉल होता है। तो याद रखेंगे, ए पूछे तो रेटिना, आंख से रिवे, रतौंधी, जरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया, ये सब विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी 1 थायमीन होता है, बेरी बेरी बिद्रुकरा। विटामिन बी 2 केलिसोसिस होता है, राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी 3 नियासिन, निकोटीन अम्ल, पेलाग्रा, याद रखेंगे नियासिन और निकोटीन बी 3। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक अम्ल, चर्म रोग वृद्धि कम बाल सफेद, याद रखिएगा विटामिन बी 5 चर्म रोग वृद्धि कम सफेद बाल, ठीक है। बी 5 पेंटाथोनिक अम्ल। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा विटामिन रक्त छेड़ता चर्म रोग पेशी ऐठन, तो विटामिन बी 6 में पायरिडॉक्सिन रक्त छेड़ता चर्म रोग पेशी ऐठन। विटामिन बी 7 बायोटीन चर्म रोग बालों का झड़ना, याद रखिएगा विटामिन बी 7 इस पे बायोटीन चर्म रोग बालों का झड़ना, याद रख लेंगे विटामिन बी 7 बायोटीन चर्म रोग ये। अब देखिए विटामिन बी 9 फोलिक अम्ल रक्त छेड़ता कुंठित वृद्धि, याद रखिएगा विटामिन बी 9 फोलिक अम्ल रक्त छेड़ता कुंठित वृद्धि, ये विटामिन बी 9 फोलिक अम्ल। ठीक है, हरी सब्जियां वब्जियां होती हैं इसमें, याद रखिए। और लगभग सब कुछ यही जो होता है वही, मांस गेहूं अंडा ये हरी सब्जी है, सब में वही लगभग होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा किसमें क्या होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना है यहाँ पर ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बी 5 पेंटाथोनिक पाइरिडॉक्सिन, बी 7 बायोटीन, बी 9 फोलिक अम्ल होता है, बी 12 साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब घातक रक्त छेड़ता विटामिन बी 12 में चर्म रोग, विटामिन बी से रक्त ये हो गया। विटामिन सी से एस्कॉर्बिक अम्ल इसको होता है, स्कर्वी रोग होता है, एस्कॉर्बिक स्कर्वी। विटामिन डी याद रखेंगे, इसमें क्या आंवला वाला नींबू खाना चाहिए। स्कर्वी रोग कहाँ होता है, दांतों में होता है, मसूड़ों में। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल सूखा रोग रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलोसिया। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है, सूखा रोग रिकेट्स होता है। रिकेट्स अगर आप ऑप्शन में ना दे, ऑस्टोमलेशिया दिया रहे तो ये भी लगाइए। विटामिन ई टोकोफिराल होता है, जनन क्षमता की कमी, जननांग और पेशियां कमजोर। तेल गेहूं अंडे जर्दी ये सोयाबीन ये होता है। विटामिन के नेप्थोक्यूनिन चोट पर रक्त का थक्का ना जमना, हरी सब्जियां अंडा सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया ये सब संबंधित है। ठीक है, तो ये विटामिन के। अब यहाँ पर ये देखते हैं, ही प्रमुख हिंद जन्य रोग, एनीमिया लौह की कमी कारण, एनीमिया लौह की कारण, स्कर्वी विटामिन सी की कमी, ग्वाइटर आयोडीन की कमी, याद रखेंगे ग्वाइटर घेंगा जो आयोडीन की कमी होता है। मरेस्मस दीर्घकालिक उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोत का अभाव होता है। तो मरेस्मस क्या होता है, दीर्घकालिक उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव होता है, मरेस्मस। क्वासिकोर प्रोटीन अल्पता, याद रखिए क्वासिकोर प्रोटीन अल्पता। मुर्गियों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, मरेमस ये पूछा जाता है, मरेमस तो दीर्घकालीन जब उपवास कर लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या मरेमस रोग हो जाता है। अब देखिए मुर्गियों में के विटामिन डी होता है, मवेशियों में मैड काउ प्रियांस नामक प्रोटीन का कारण होता है, मवेशियों में मैड काउ रोग। मधुमेह इंसुलिन की कमी होता है, जीरोथैल्मिया रतौंधी विटामिन ए की कमी होती है। तो मधुमेह इंसुलिन की कमी होती है, जीरोथैल्मिया रतौंधी विटामिन ए की कमी होती है। पौधे में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग, तो याद रखिए आलू का सैंथल रोग स्यूडोमोनास सोलोनेमेनस। ठीक, आलू का सैंथल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। क्राउन गॉल रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफ्रेंसियस, ठीक है, ये याद रखिएगा। बंद गोभी का काला गलत, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस। नींबू का कैंकर एसिट्रस रोग ये जेंथोमोनास सिट्री, याद रखेंगे। पौधे के प्रमुख कवक रोग जनित, ठीक है, गेहूं का काला कीट पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटासाई। ठीक है, गेहूं का काला टिक किसके होता है, प्रक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रीटासाई। गेहूं का स्लथ कंड, गेहूं का स्लथकंड स्टीलेगो नूडा ट्रीटासाई, ये याद रखिए गेहूं का स्लथकंड। आलू का अगेती अंगमारी अल्टेनेरिया सोलोनी, तो याद रखिएगा आलू का अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोलोनी, याद रखेंगे आलू का अगेती अंगमारी। आलू की पछेती अंगमारी क्या होता है, फाइटो फथेरा इन्फेस्टेंसस, याद रखिएगा आलू का पछेती अंगमारी
याद रखिएगा, फाइटोफथेरा इन्फेंटिस। आलू का वाट रोग क्या होता है? ठीक है। तो तो यहाँ पर किससे होता है? सिनाइट्रिक्स एंडोबायोटिकम हो सब। मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है? स्क्रोमे पर्सिनेटा से। गन्ने का लाल, ये क्रोट्रम फाल्केटम। धान की भूरी पड़ चित्ती, हेल्थ मिथुन ओरिजी होती है। अरहर की मल्ली, फ्यूजेरियम उडम। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ये आपका कवक जनित रोग होता है। ठीक है, मतलब कवक से। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज याद रख लेंगे। ठीक है। मैं इसमें आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या है, अगर आप ये तो याद बहुत मतलब बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आप इसमें ये याद करिए कि कौन सा रोग कवक से होता है, फंगी से होता है, और कौन सा रोग आपका जीवाणु से होता है। ठीक है। और कौन सा रोग, हाँ, जीवाणु कवक दो ही दिया है। तो ये हमेशा याद करिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी सही पड़े तो ये इससे ही पूछे। तो जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, पहले आपको ये याद करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आलू का सैथिल रोग किससे मतलब आलू का सैथिल रोग याद रखेंगे, ये आपका पोटैटो जो बिल्ट होता है, ये जीवाणु से होता है। क्राउन गॉल रोग जो होता है, ये भी जीवाणु से होता है। बंद गोभी का काला गलन, ये भी जीवाणु से होता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? ये नींबू का कैंकर या सिट्रस, ये जीवाणु से होता है। तो इतने ये आप जीवाणु याद रखिए। ठीक है, कि किस कौन से रोग क्या होते हैं जीवाणु से। अगर याद कर पाए तो ये भी याद करिए, लेकिन इतना तो याद कर लीजिए कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो जो पोटैटो का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आलू का स्थिर रोग किससे? जीवाणु से होता है। और बंद गोभी का काला गलन, ये भी जीवाणु। नींबू का अंकर, ये भी जीवाणु। अब देखिए कवक से होने वाला, तो गेहूं का किट्टा रोग, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं काला काला हो जाता है, वो कवक से होता है। गेहूं का स्लथ कंड, ये भी कवक से होता है। आलू की अंगेती अंगमारी, ये याद रखिएगा। देखते हैं आलू क्या होता है, जब क्या होता है उसमें वो जल जाता है। ठीक है, उसकी पत्तियां जल जाती है। ठीक, अगेती अंगमारी क्या होता है? ये भी कवक से होता है। आलू की पछेती अंगमारी, ये भी कवक। अंगमारी जो होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ प्लेटो या लेट ब्लाइट ऑफ प्लेटो पोटैटो, ये क्या कवक से होता है। स्थल, ये भी कवक से होता है। गेहूं, ये भी कवक से होता है। ये याद रखेंगे। है, अब देखिए यहाँ पर वाट रोग, ये भी कवक से। मूंगफली का टिक्का रोग, अब पूछ लीजिए कि टिक्का किससे होता है, तो कवक से होता है। गन्ने का लाल गलन, लाल गलन, देखिए गन्ना जब देखते होंगे, हरा हरा गन्ना होता है, उसमें बीच में लाल लाल हो जाता है। तो वो जब गन्ना जो रेड हो जाता है, वो कवक होता है। ठीक है, कवक का रोग होता है। धान की भूरी पड़ी चित्ती, कवक से। अरहर की मलानी, ये से क्या होता है? अरहर की मलानी, बिल्ट ऑफ अरहर, तो ये क्या होती है? ये भी आपका इसी से। तो हमेशा ये याद रख लेंगे कि कौन सा कवक से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है, ताकि आपका क्या हो, थोड़ा सा तो कुछ तो याद कर पाए ना। कुछ याद करने से तो कुछ तो याद कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, टीबी डे। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी का अंतिम रविवार को। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी का अंतिम रविवार जो होता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को याद रखेंगे। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, पोलियो दिवस याद रखेंगे। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व गठिया दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो गठिया 12, विश्व मानसिक 10 अक्टूबर, विश्व होम्योपैथिक 10 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। देखिए यहाँ पर क्या है, विभिन्न संस्थान केंद्र और स्थान का, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुणे में, महाराष्ट्र में कोशिका है। डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक हैदराबाद तेलंगाना में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक केंद्र ये हैदराबाद है, तेलंगाना में। राष्ट्रीय पादप जीनोम संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। जैव मस्तिष्क, अब देखिए, जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, जैव संसाधन, तो जैव संसाधन सतत विकास इम्फाल और मणिपुर में। तो जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान कहाँ पे है? ये इम्फाल मणिपुर में है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान पुणे महाराष्ट्र में है। तो अभी पुणे एक और पढ़े थे, कोशिका विज्ञान, कोशिका पढ़े और विषाणु पढ़े, तो दोनों ही एक ही से रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड ना। तो ये पुणे महाराष्ट्र है। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। जीव विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बंगलोर कर्नाटक में। बीरबल साहनीपुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बीरबल साहनीपुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में पड़ता है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में। वन आनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। तो वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे? कोयम्बटूर। सूक्ष्म जबकि प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में पड़ता है। केंद्रीय औषधियों और स्कंद पौधा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ये मतलब सुगंधित पौधा होता है, ये कहाँ? ये यहाँ पर लखनऊ में। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं राष्ट्रीय दृग दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में पड़ता है। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, तो ये कोलकाता में। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई में पड़ता है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। नेशनल बायोटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में पड़ता है। तो नेशनल बायो बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में पड़ता है। राष्ट्रीय आपदा अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपदा अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में पड़ता है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर में पड़ता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर में पड़ता है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में पड़ता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में पड़ता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में पड़ता है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? कटक में। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में पड़ता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सब कुछ तो नहीं दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट चीजें दे दी जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब जितना आपसे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सब दिया रहता है। जो थ्योरी का टाइप हो वो इसमें नहीं दिया है। फैक्ट वाली चीजें हैं, क्योंकि फैक्ट नहीं याद होता है, इसीलिए फैक्ट वाली चीजें यहाँ पर दी गई है। जितना भी आपका ये पीडीएफ दिख रहा होगा, सब फैक्ट वाले ही चीजें यहाँ पर दी है। कोई भी आपका मतलब जो थ्योरी वाला पोर्शन है या कंसेप्चुअल है वो नहीं दिया गया। देखेंगे जितना भी आपका पीडीएफ देखोगे सब आपका फैक्ट वाला है, इसलिए फैक्ट याद कर लीजिए ये जितने भी फैक्ट है, क्योंकि आर ओ में फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर थ्योरी, अगर पीसीएस दे रहे हैं तो उतना वैल्यूएबल इतना ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप आर ओ दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आर ओ में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि फैक्ट ज़्यादा पूछता है आर ओ में। ठीक है, पीसीएस में भी ऐसा नहीं है, पीसीएस में है तो पीसीएस में ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।
अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।